एक अरबपति सास अचानक 5 साल बाद अपनी बहू से एक कूड़े के ढेर पर मिली और उसके साथ एक 5 साल के बच्चे को देखकर चौंक गई। शाम शहर के बाहरी इलाके के कूड़ाघर पर उतर रही थी। सूरज की हल्की रोशनी ऊंचे ऊंचे कूड़े के ढेरों को पीला रंग दे रही थी। हवा में तेज बदबू फैली हुई थी, जिससे माहौल दम घोंटने वाला हो गया था। इस अफरा तफरी के बीच एक लग्जरी कार के इंजन की आवाज गूंजी। एक चमकदार काली मर्सिडीज धीरे धीरे कूड़े के ढेर के किनारे आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और श्रीमती इंदिरा शर्मा बाहर निकली। वह एक तादा पाहे बान पौरता शानदार सफेद सूट में बहुत अमीर लग रही थीं, लेकिन उनके ऊंची अड्डी के जूते पहले ही कदम में कीचड़ से सन गए। उनकी ठंडी आंखों ने कूड़ा बीनने वालों की भीड़ को देखा, जो अपने काम में लगे हुए थे, जैसे कि वे उनकी दुनिया में अदृश्य छाया मात्र हों। उनके बोस में भातिहाद बगल में उनका सहायक आनंद, एक पतला लंबा आदमी जिसने चांदी के फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था, आईपैड हाथ में लिए एक सपाट आवाज में रिपोर्ट कर रहा था। मैडम, यह जमीन 50 हेक्टेयर की है। एक लग्जरी टाउनशिप बनाने के लिए काफी है। बस 3 महीने में इसे समतल किया जा सकता है। श्रीमती शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन तभी उनकी नजरें ठहर गईं जब उनके गले से मोतियों का हार, जो उनके बेटे अर्जुन का आखिरी तोहफा था, उसके लापता होने से पहले फिसलकर उनके पैरों के पास कूड़े के ढेर में गिर गया। वह घबराकर नीचे झुकीं। उनके कांपते हाथ कूड़े के हर टुकड़े को पलटने लगे, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके सफेद दस्ताने गंदे हो रहे थे। आनंद ने त्योरियां चढ़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैडम, मैं ढूंढ देता हूं। यह जगह बहुत गंदी है। लेकिन श्रीमती शर्मा ने उसका हाथ झटक दिया। उनकी आवाज में गुस्सा था, तुम नहीं समझोगे यह मेरे लिए कितना कीमती है। जब वह हार ढूंढने में व्यस्त थीं, एक छोटा सा साया उनकी नजरों में आया। एक लगभग 5 साल का दुबला पतला लड़का, जिसके पैर नंगे और गंदे थे, कूड़े से भरी एक भारी बोरी घसीट रहा था। लड़के के बगल में एक कमजोर औरत थी, जिसके उलझे हुए बाल एक रबर बैंड से बंधे थे और कपड़े जगह जगह से फटे और सिले हुए थे। उस औरत ने झुककर कूड़े के ढेर की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कोमल लेकिन थकी हुई थी। राजू बेटा, कुछ प्लास्टिक की बोतलें उठा लो, ताकि माँ उन्हें बेचकर आज रात के खाने के लिए पैसे ला सके। बच्चे ने सिर हिलाया। उसकी साफ आंखों में इस कठोर माहौल के बीच भी मासूमियत चमक रही थी। श्रीमती शर्मा ने ढूंढना बंद कर दिया और ऊपर देखा, और फिर उनका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। वह महिला प्रिया थी, उनकी पूर्व बहू, जिसे उन्होंने 5 साल पहले यह कहकर घर से निकाल दिया था कि वह उनके अमीर परिवार के लायक नहीं है। उनका सिर चकरा गया, होंठ कसकर भिंच गए और उनके हाथ इतनी जोर से मुट्ठी में बंध गए कि दस्ताने के अंदर नाखून मांस में धंस गए। वह आगे बढ़ी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी अधिकारपूर्ण थी। प्रिया, तुम सच में हो? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? प्रिया चौंक कर ऊपर देखने लगी। जब उसने श्रीमती शर्मा को पहचाना तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने जल्दी से राजू को अपने पीछे खींच लिया, जैसे उसे उनकी तीखी नजरों से बचाना चाहती हो। आप यहां क्या कर रही हैं? प्रिया हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज टूट रही थी। उसका हाथ, जो राजू को पकड़े हुए था, कांप रहा था। श्रीमती शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें राजू पर टिक गईं और एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। लड़के की साफ आंखें बिल्कुल अर्जुन जैसी थीं, इतनी मिलती जुलती कि उनका दम घुटने लगा। आनंद, जो पीछे खड़ा था, इस दृश्य को देखकर त्योरियां चढ़ा रहा था। उसने अपना आईपैड इतनी जोर से पकड़ा जैसे उसे तोड़ना चाहता हो। वह बीच में बोल पड़ा, श्रीमती शर्मा, हमें यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाली है, इसका हमारे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन श्रीमती शर्मा ने नहीं सुना। वह और पास गई। उनकी आवाज धीमी लेकिन दबावपूर्ण थी। यह बच्चा कौन है?
मुझसे झूठ मत बोलना। प्रिया ने अपना चेहरा झुका लिया। उसके होंठ कसकर भिंचे हुए थे, जैसे वह कुछ दबा रही हो। वह एक कदम पीछे हटी, राजू को साथ खींचते हुए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मत पूछिए, आपको जानने की जरूरत नहीं है। मेरा और आपका अब कोई रिश्ता नहीं है। राजू ने मासूमियत से श्रीमती शर्मा की ओर देखा और अपनी मां का हाथ खींचा। मां, ये आंटी कौन है? वह रो क्यों रही हैं? क्या उनका कुछ खो गया है? राजू के बचकाने शब्दों ने श्रीमती शर्मा के दिल में छुरी की तरह चुभ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आंसू कब से उनके गालों पर बह रहे थे। वह घुटनों के बल बैठ गईं, गंदे कीचड़ की परवाह किए बिना, और राजू की ओर हाथ बढ़ाया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? प्रिया घबराकर राजू को और दूर खींच ले गई और चिल्लाई, उसके पास मत आना, आपका कोई अधिकार नहीं है। तनाव हवा में फैल गया। कूड़े के ढेर से गुजरती हवा कागज के टुकड़ों को उड़ा रही थी। आनंद वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक बेचैनी की चमक थी। उसका हाथ चुपके से किसी को संदेश भेज रहा था। उसे पता चल गया है। अब क्या करें? श्रीमती शर्मा ने ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान प्रिया और राजू पर था। वह उठीं, जल्दी से आंसू पोंछे। उनकी आवाज फिर से ठंडी हो गई, लेकिन उसमें एक दर्द छिपा था। तुम नहीं बताओगी तो भी ठीक है, लेकिन मैं सच का पता लगा लूंगी। मुझसे छिपाने की कोशिश मत करना। प्रिया ने राजू को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और चुनौती दोनों थे, जबकि राजू उन दोनों औरतों को हैरानी से देख रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। दूर एक टोपी पहने एक आदमी का साया चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। टोपी पहने आदमी शंकर कूड़े के ढेर के एक कोने से चुपचाप निकल गया। उसके मजबूत हाथ में फोन कसकर पकड़ा हुआ था, जिसमें अभी अभी आनंद का संदेश आया था। वह धीमी, कर्कश और साजिश भरी आवाज में बुदबुदाया, यह बुढ़िया अगर पुरानी बातें खोद निकालेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तुरंत खबर देनी होगी। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसके पुराने जूते कीचड़ भरी जमीन पर चप चप कर रहे थे। उसकी आंखें एक शिकारी जानवर की तरह चौकस थीं, जो अपनी मांद की रक्षा करने का तरीका ढूंढ रहा हो। इस बीच श्रीमती शर्मा अभी भी प्रिया के सामने खड़ी थीं। उनकी सांसें भारी थीं। उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंधी थीं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उन्होंने अपना सामान्य घमंड खो दिया था। उसकी जगह गुस्से और भ्रम के मिश्रण ने ले ली थी। तुम सोचती हो मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूंगी? उन्होंने गुर्राते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे प्रिया चौंक कर पीछे हट गई। राजू ने ऊपर देखा। उसकी बड़ी गोल आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। उसने अपनी मां की फटी आस्तीन खींची। उसकी आवाज साफ थी, मां, क्या आंटी आपसे नाराज हैं? मुझे डर लग रहा है। प्रिया ने झुककर राजू को गले लगा लिया। उसके कांपते हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। वह अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं बेटा, डरो मत। मां यहां है। लेकिन उसकी आंखें उसकी घबराहट को छिपा नहीं सकीं। उसने जल्दी से श्रीमती शर्मा की ओर देखा, फिर आनंद की ओर, जो अभी भी एक मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके चांदी के फ्रेम वाले चश्मे पर कमजोर सूरज की रोशनी चमक रही थी। आनंद अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज सूखी, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में थी। श्रीमती शर्मा, मैंने कहा था, हमें इन लोगों से नहीं उलझना चाहिए। प्रोजेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं। उसने आगे बढ़कर श्रीमती शर्मा के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने उसका हाथ जोर से झटक दिया। उनकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। चुप रहो, यह तुम्हारा काम नहीं है। आनंद एक पल के लिए रुक गया। उसके होंठ कस गए। एक गुस्से की लहर उसकी आंखों से गुजरी, लेकिन जल्दी ही एक मजबूरन मुस्कान के पीछे छिप गई। मैं तो बस आपके भले के लिए कह रहा था, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई और वह पीछे हट गया, चुपके से अपना फोन जेब में डालते हुए। श्रीमती शर्मा ने ध्यान नहीं दिया।
उनका दिमाग अब केवल राजू के चारों ओर घूम रहा था। वह एक बार फिर घुटनों के बल बैठ गईं, इस बात की परवाह किए बिना कि कीचड़ उनके महंगे पैंट को भिगो रहा था। उनकी आवाज धीमी हो गई, लगभग विनती करते हुए, प्रिया, मुझे नहीं पता तुमने क्या क्या सहा है, लेकिन यह बच्चा, इसका अर्जुन से कोई संबंध है ना? मैं उसकी आंखों में यह देख सकती हूं। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए, उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह रोई नहीं। उसने राजू का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। आप क्या चाहती हैं? इसे ले जाकर फिर से इसका अपमान करें जैसे आपने मेरा किया था। मैं इसे अपने साथ गरीबी में रख लूंगी, यह बेहतर है। राजू को उन दोनों के बीच की तनावपूर्ण बातें समझ नहीं आईं। वह अपनी मां की गोद से निकलकर श्रीमती शर्मा के पास गया। उसके छोटे से हाथ ने कूड़े के ढेर में दबे मोतियों के हार को उठाकर उन्हें दे दिया। आंटी, यह आपका है ना? मैंने इसे गिरते हुए देखा था। श्रीमती शर्मा स्तब्ध रह गईं। उनके कांपते हाथों ने हार ले लिया। उनकी आंखें राजू पर टिकी थीं और आंसू फिर से बेकाबू होकर बहने लगे। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज टूट गई। उसका हाथ धीरे से लड़के के गाल को छूने लगा, लेकिन तभी रुक गया जब प्रिया ने झपट कर राजू को अपनी ओर खींच लिया। मेरे बेटे को मत छुओ, प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज गुस्से और डर से टूट रही थी। उसने राजू को अपनी गोद में पकड़ लिया, हाँफते हुए जैसे अभी अभी किसी खतरे से बची हो। श्रीमती शर्मा उठीं, जल्दी से आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर अधिकार का भाव धीरे धीरे लौट आया। तुम हमेशा के लिए नहीं छिप सकती प्रिया। मैं वापस आऊंगी और मैं सब कुछ जान लूंगी, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन उनकी आंखें उस दर्द को छिपा नहीं सकीं। आनंद, जो पीछे खड़ा था, उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसके जेब में हाथ फोन को इतनी जोर से पकड़े हुए था जैसे उसे कुचलना चाहता हो। उसने श्रीमती शर्मा की ओर मुड़कर सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम, हमें अब चलना चाहिए। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। श्रीमती शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ीं और अपनी कार की ओर बढ़ने लगीं। उनके कीचड़ सने ऊंची एडी के जूते भारी कदमों से चल रहे थे। प्रिया उन्हें देखती रही। राजू को पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने बेटे से फुसफुसाया, मां किसी को तुम्हें छीनने नहीं देगी। राजू ने मासूमियत से सिर हिलाया और अपनी मां को गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी श्रीमती शर्मा के दूर जाते साये पर टिकी थीं। दूर शंकर एक बड़े कूड़े के ढेर के अंधेरे में खड़ा था। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। वह बुदबुदाया खेल अब शुरू हो गया है और शाम के धुंधलके में गायब हो गया। उसके चप चप करते कदमों की आवाज कूड़े के ढेर से गुजरती हवा में घुल गई। जैसे ही शंकर कूड़े के ढेर के पीछे गायब हुआ, उसके हाथ में फोन बज उठा। स्क्रीन पर आनंद का नंबर चमक रहा था। उसने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए फोन उठाया। उसकी कर्कश आवाज में व्यंग्य था। क्या हुआ, डर गए क्या? उस बुढ़िया को तो अभी सिर्फ भनक लगी है। दूसरी तरफ आनंद की सांसें तेज थीं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे डर रहा हो कि कोई सुन लेगा। मजाक मत कर। अगर उसे अर्जुन के बारे में पता चल गया तो हम दोनों गए काम से। कुछ कर। शंकर हांसा जेब में रखे, छोटे चाकू से खेलते हुए। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। चिंता मत कर, मुझे मुंह बंद करना आता है, लेकिन तुम्हें भी उस बुढ़िया को प्रिया से दूर रखना होगा। उन्हें दोबारा मिलने मत देना। आनंद ने फोन काट दिया। उसके कांपते हाथ माथे से पसीना पोंछ रहे थे। उसने श्रीमती शर्मा की ओर देखा, जो कार में चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखें खिड़की से बाहर शून्य में देख रही थीं। मोतियों का हार उनके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे अर्जुन की यादों को थामे हुए हो। अचानक वह आनंद की ओर मुड़ी। उनकी आवाज ठंडी थी। मेरे लिए प्रिया और उस बच्चे के बारे में जांच करो। मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। वह कैसे रहती है? वह बच्चा कहां से आया? आनंद चौंक गया। अपना चेहरा शांत रखने की कोशिश करते हुए बोला,
मैडम, आप सच में एक कूड़ा बीनने वाली के बारे में जानने लायक क्या है? श्रीमती शर्मा ने कठोर आवाज में कहा। उनकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। तुमने सुना नहीं, जो कहा है वो करो। आनंद ने अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल उलझा हुआ था। उसने चुपके से शंकर को एक और संदेश भेजा। उसे शक होने लगा है। जल्दी कुछ कर। इस बीच प्रिया राजू को कूड़े के ढेर के कोने में फटे तिरपाल से बनी एक छोटी सी झुग्गी में ले आई। उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वह लगभग गिर पड़ी। वह एक फटी चटाई पर बैठ गई, राजू को कसकर गले लगा लिया और इतनी देर तक रोके हुए आंसू आखिरकार बह निकले। मुझे माफ कर दो राजू बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि वह तुम्हें ढूंढ ले। वह फुसफुसाई, उसकी आवाज भर्राई हुई थी। राजू ने ऊपर देखा। उसके छोटे हाथों ने अपनी मां के आंसू पोंछे। उसकी मासूम आवाज में कहा, मां, रो मत। वह आंटी बुरी नहीं थीं, वह भी तुम्हारी तरह रो रही थीं। राजू के शब्दों ने प्रिया के दिल में छुरी की तरह चुभ गए। उसने अपने बेटे को और कसकर गले लगा लिया। 5 साल पहले की यादें एक बुरे सपने की तरह लौट आईं। उसे वह बारिश की रात याद आई जब अर्जुन ने परिवार के दबाव के कारण उससे झगड़ा किया था। उसने चिल्लाया था, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा। फिर वह बारिश में बाहर निकल गया और कभी वापस नहीं आया। प्रिया ने उसे हर जगह ढूंढा, पेट में राजू को लिए, लेकिन श्रीमती शर्मा से उसे केवल तिरस्कार भरी नजरें मिलीं। जब वह मदद मांगने गई थी, मेरे परिवार को परेशान मत करो। अर्जुन ने तुम्हें छोड़ा, यह सही किया। अब श्रीमती शर्मा से दोबारा मिलकर पुराना दर्द फिर से जाग उठा, साथ ही राजू को खोने का डर भी। वह खुद से फुसफुसाई, नहीं, मुझे यहां से भागना होगा। वह मुझे शांति से नहीं रहने देगी। उस रात श्रीमती शर्मा की शानदार हवेली में वह बड़े से लिविंग रूम में अकेली बैठी थीं। क्रिस्टल के झूमर की रोशनी उनके चिंतित चेहरे पर पड़ रही थी। उनके सामने एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें अर्जुन शादी के दिन प्रिया के साथ मुस्कुरा रहा था। सब कुछ बिखरने से पहले उन्होंने धीरे से तस्वीर पर हाथ फेरा। आंसू बह निकले। उनकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, तुम कहाँ हो क्या? वह बच्चा तुम्हारा बेटा है। उन्हें वे कठोर दिन याद आए जब उन्होंने अर्जुन पर प्रिया को छोड़कर एक अमीर परिवार की बेटी से शादी करने के लिए दबाव डाला था, ताकि उनकी हैसियत और मजबूत हो सके। अर्जुन ने विरोध किया था, प्रिया के साथ घर छोड़ दिया था और फिर लापता हो गया था। वह हमेशा सोचती थीं कि वह उन्हें सबक सिखाने के लिए कहीं छिप गया है, लेकिन अब राजू को देखकर एक भयानक एहसास हुआ कि अर्जुन के साथ शायद कुछ बुरा हो गया है। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाई, नहीं, मुझे सच का पता लगाना होगा। उनकी चीख खाली कमरे में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसी समय कूड़े के ढेर के पास एक अंधेरी गली में शंकर दीवार के सहारे खड़ा था। उसके हाथ में सिगरेट अंधेरे में चमक रही थी। उसने एक दूसरे आदमी का फोन उठाया, जिसकी आवाज गहरी और अधिकारपूर्ण थी। शंकर, 5 साल पहले की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर श्रीमती शर्मा को पता चला कि तुमने अर्जुन को मानव तस्करों को बेच दिया था, तो हम दोनों मारे जाएंगे। पहले प्रिया को संभालो, उसका मुंह मत खुलने देना। शंकर ने सिर हिलाया, सिगरेट को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं। ठीक है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वह चल पड़ा। उसका लंबा साया रात में घुल गया। उसके हाथ जेब में थे, जहां हर हरकत के साथ छोटा चाकू चमकता था। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठी, जल्दी जल्दी, कुछ हाथ में साथ के साथ है, थोड़े से सामान को एक फटे बैग में भर रही थी। उसने राजू का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, बेटा मेरे साथ चलो, हमें यहां से निकलना होगा इससे पहले कि वह वापस आए। राजू ने हैरानी से अपने फटे हुए टेडी बियर को पकड़ा, जो उसे कूड़े के ढेर में मिला था, और पूछा, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ अच्छा लगता है।
प्रिया रुकी, अपने बेटे की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में दर्द था। मैं जानती हूं बेटा, लेकिन अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? राजू ने सिर हिलाया, भले ही वह समझ नहीं पाया। उसके छोटे हाथ ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही मां बेटा अपनी झुग्गी से बाहर निकले, एक लंबा साया उनके रास्ते में आ गया। शंकर वहां खड़ा था, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आवाज गहरी थी। इतनी जल्दी कहाँ? जाने मन, मुझे लगता है तुम्हें रुककर मुझसे थोड़ी बात करनी चाहिए। प्रिया ने राजू को पकड़कर पीछे हटते हुए कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी घबराई आंखें भागने का रास्ता ढूंढ रही थीं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, वह चिल्लाई। लेकिन शंकर बस हंसा, उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक कांटा हो जिसे निकालना जरूरी है। राजू जोर जोर से रोने लगा, अपनी मां से लिपट गया, जबकि प्रिया कांप रही थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे के सामने ढाल बनकर खड़ी रही। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, जो भी करना है मुझसे करो। शंकर रुका, प्रिया की हिम्मत देखकर उसकी आंखों में एक दिलचस्पी की चमक आई, लेकिन फिर वह और पास आया, उसके हाथ में चाकू तैयार था। हवेली में श्रीमती शर्मा फोन पर आनंद को आदेश दे रही थीं, तुम्हें कुछ मिला? मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। आनंद कमरे के कोने में खड़ा था, उसके माथे पर पसीना था। उसने टालते हुए जवाब दिया, मैं पूछ रहा हूं। मैडम, आप चिंता न करें। लेकिन जैसे ही श्रीमती शर्मा मुड़ी, आनंद ने चुपके से शंकर को फोन किया। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? जल्दी खत्म करो, उनका सब्र टूट रहा है। दूसरी तरफ शंकर हौंसा, उसकी आवाज ठंडी थी, मजा आ रहा है। वह मेरी सोच से ज्यादा जिद्दी है। आनंद ने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में साफ घबराहट थी। वह जानता था कि वह एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जिससे निकलना नामुमकिन है। जैसे ही आनंद ने फोन काटा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपराधबोध और डर की लहरें उसके दिमाग पर हावी हो रही थीं। उसने जल्दी से श्रीमती शर्मा की ओर देखा, जो अभी भी पुरानी तस्वीर के पास बैठी थीं। उनकी कांपती उंगलियां तस्वीर में अर्जुन के चेहरे को सहला रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि हर गुजरते पल के साथ जिस रहस्य को वह उजागर करने की कोशिश कर रही थीं, वह पूरे परिवार को और भी बड़े खतरे में डाल रहा था। आनंद ने गला साफ किया, अपना चेहरा शांत रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी आंखें शंकर के बारे में सोचकर घबराहट छिपा नहीं सकीं। वही शंकर जिस पर उसने 5 साल पहले अर्जुन के सारे निशान मिटाने के लिए भरोसा किया था। मैं उन्हें पता नहीं चलने दे सकता। वह मन ही मन बुदबुदाया, फोन को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वह श्रीमती शर्मा के पास गया, स्वाभाविक लगने की कोशिश करते हुए बोला, श्रीमती शर्मा, मैं प्रिया के बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूं। आप आराम करें, यह मुझ पर छोड़ दें। श्रीमती शर्मा ने ऊपर देखा। उनकी तेज आंखें आनंद को ऐसे देख रही थीं जैसे उसके मन को पढ़ना चाहती हों। जल्दी करो, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, और फिर से तस्वीर की ओर मुड़ गईं, जैसे कि वहीं उन्हें अपने बेटे की थोड़ी सी गर्मी मिलती हो। आनंद ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीना था। वह जानता था कि सच को छिपाने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कूड़े के ढेर के पास अंधेरी गली में शंकर अभी भी प्रिया के सामने खड़ा था। उसके हाथ में चाकू हल्की चांदनी में चमक रहा था। प्रिया ने राजू को कसकर पकड़ रखा था, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें शंकर पर टिकी थीं, जैसे एक कोने में फांसा जानवर जो आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हो। तुम क्या चाहते हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, वह चिल्लाई, उसकी आवाज डर से टूट रही थी।
लेकिन फिर भी वह अपने बेटे की रक्षा के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रही थी। राजू सिसक रहा था। उसके छोटे हाथ अपनी मां के कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थे। वह बुदबुदाया, मां मुझे डर लग रहा है, यह आदमी बुरा है। शंकर जोर से हंसा, उसकी कर्कश हंसी गली में गूंज रही थी। वह और पास आया, चाकू की नोक प्रिया से कुछ इंच दूर थी। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन अगर तुम उस बुढ़िया से फिर मिली तो सिर्फ तुम ही नहीं, यह बच्चा भी खत्म हो जाएगा, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। प्रिया को लगा जैसे उसका खून जम गया है, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने राजू को अपने पीछे धकेल दिया और चिल्लाई, अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शंकर तिरस्कार से मुस्कुराया, जैसे प्रिया की हिम्मत उसे और भी मजेदार लग रही हो। उसने चाकू उठाया उसे और डराने के लिए, लेकिन तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी, रुक जाओ। प्रिया की कूड़ा बीनने वाली दोस्त सुनीता गली के आखिर से दौड़ी आई। उसके हाथ में कहीं से उठाया हुआ एक पुराना लकड़ी का डंडा था। वह दुबली, पतली लड़की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। तुम कौन हो जो मां बेटे को तंग कर रहे हो? सुनीता चिल्लाई, कांपते हुए डंडे को शंकर के सामने लहराते हुए। शंकर मुड़ा, उसकी तिरस्कार भरी नजरें सुनीता पर पड़ीं। वह हंसा, एक और चूहा। ठीक है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। वह झपटा चाकू लहराते हुए, लेकिन सुनीता फुर्ती से बच गई। उसके हाथ में डंडा शंकर के कंधे पर जोर से लगा। वह दर्द से चीखा और एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। मरना चाहती है क्या? प्रिया ने मौके का फायदा उठाया। राजू को पकड़कर सुनीता की ओर भागी। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। सुनीता, भागो, इससे मत उलझो। लेकिन सुनीता ने नहीं सुना। वह प्रिया और राजू के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। डंडा अभी भी ऊपर था। मैं तुम्हें मेरी दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। शंकर ने अपना कंधा सहलाया, उसकी आंखें गहरी हो गईं। वह बुदबुदाया, बहुत अच्छा, तुम लोगों ने खुद मुसीबत मोल ली है। वह मुड़ा और जल्दी से गली से बाहर निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक धमकी दी, मैं वापस आऊंगा और इस बार इतनी नरमी नहीं बरतूंगा। प्रिया राजू को पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। सुनीता उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में चिंता थी। तुम ठीक तो हो? वह कौन था? प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मुझे नहीं पता, लेकिन उसका पुरानी बातों से कोई कादे सूरा के लाहिदे संबंध है, मुझे ऐसा लग रहा है। राजू ने अपनी मां को गले लगा लिया, सिसकते हुए, मां, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई मारे। प्रिया ने अपने बेटे के बालों को सहलाया, एक मजबूरन मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए, मां ठीक है, सुनीता आंटी यहां हैं, डरो मत। सुनीता ने त्योरियां चढ़ाईं। उसकी आंखों में संदेह था। पुरानी बातें, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? प्रिया ने अपना चेहरा झुका लिया। अर्जुन की यादें फिर से लौट आईं। जिस रात वह लापता हुआ एक अजनबी से सुनी गई अस्पष्ट धमकियां जो उसने पहले अर्जुन के फोन पर सुनी थीं। वह फुसफुसाई, मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं बस राजू को यहां से दूर ले जाना चाहती हूं। सुनीता ने सिर हिलाया। प्रिया को उठने में मदद की। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम खतरे में हो और मुझे कुछ पता न हो। उसी समय शहर के केंद्र में एक शानदार कैफे में आनंद एक अधेड़ उम्र के आदमी के सामने बैठा था, जिसने काला सूट पहना हुआ था और उसका चेहरा पत्थर की मूर्ति की तरह कठोर था। यह मिस्टर सिंघानिया था, 5 साल पहले अर्जुन के अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड। सिंघानिया ने कॉफी का एक घूंट लिया। उसकी आवाज गहरी थी। तुम बहुत तनाव में हो आनंद। श्रीमती शर्मा को अभी सिर्फ शक हुआ है, कुछ पक्का नहीं है।
लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मुझे दोष मत देना। आनंद ने सिर झुका लिया। पानी का गिलास इतनी जोर से पकड़ा कि कांच चटकने लगा। मैं जानता हूं, लेकिन उनसे निपटना आसान नहीं है। अगर उन्होंने जांच के लिए किसी को काम पर रखा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सिंघानिया तिरस्कार से मुस्कुराया, उसकी आंखें ठंडी थीं। तो बाकी काम शंकर को करने दो। वह जानता है कि काम सफाई से कैसे करना है। आनंद ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे अब शंकर पर भरोसा नहीं था। वह बहुत अप्रत्याशित था। मैं उस पर नजर रखूंगा, आनंद ने कांपती आवाज में कहा। सिंघानिया हासा, अच्छा है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सिर्फ शंकर ही नहीं, मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। आनंद ने गला साफ किया। उसकी आंखें खोई हुई थीं, जैसे उसने अभी अभी अपने लिए एक और गहरा गड्ढा खोदा हो। हवेली में श्रीमती शर्मा अपनी कुर्सी से उठीं, शराब की अलमारी के पास गईं, एक व्हिस्की का गिलास भरा और एक ही सांस में पी गईं। तीखी शराब ने उनकी नाक में जलन पैदा की, लेकिन उन्होंने चेहरा नहीं बनाया। उनकी आंखें अभी भी तेज थीं, जिनमें एक अनकहा दर्द था। उन्होंने फोन उठाया और एक अनजान नंबर पर फोन किया, आदेश देते हुए, मुझे एक व्यक्ति की जांच करवानी है, प्रिया, जो शहर के बाहरी इलाके के कूड़े के ढेर पर रहती है। मुझे उसके अतीत से लेकर वर्तमान तक सब कुछ जानना है। पैसे की कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ एक गहरी पुरुष आवाज ने जवाब दिया, ठीक है श्रीमती शर्मा, मैं अभी शुरू करता हूं। उन्होंने फोन काट दिया और कुर्सी पर बैठ गईं। सिर पकड़कर अर्जुन की यादें फिर से लौट आईं। आखिरी बार जब उन्होंने उसे देखा था, उसने चिल्लाया था, मां, आप कभी नहीं समझेंगी कि मैं क्या चाहता हूं, और घर से बाहर भाग गया था। वह फुसफुसाई, मैं गलत थी अर्जुन, लेकिन अगर वह बच्चा तुम्हारा बेटा है तो मैं अपनी गलती सुधारूंगी। उनके आंसू चमकदार लकड़ी के फर्श पर गिरे, जबकि कहीं और आनंद, शंकर और सिंघानिया की साजिश प्रिया और राजू के चारों ओर एक जाल की तरह कस रही थी, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही श्रीमती शर्मा के आंसू फर्श पर गिरे, फोन की घंटी ने उनके उलझे हुए विचारों को तोड़ दिया। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा और फोन उठाया, अपनी आवाज को कठोर रखने की कोशिश करते हुए, कुछ नया है। दूसरी तरफ से उस आदमी की गहरी आवाज आई, श्रीमती शर्मा, मुझे प्रिया के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वह 5 साल से कूड़े के ढेर पर रह रही है, एक बच्चे को पाल रही है जिसका नाम राजू है। कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन एक अजीब बात है, 4 साल पहले उस इलाके से अर्जुन नाम के एक आदमी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो उसके वहां आने के समय से मेल खाती है। श्रीमती शर्मा स्तब्ध रह गईं। उनके हाथ से व्हिस्की का गिलास लगभग गिर गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, अर्जुन, क्या वह मेरा बेटा है? उस आदमी ने जवाब दिया, पक्का नहीं, लेकिन मैं और गहराई से जांच करूंगा। आप खबर का इंतजार करें। उन्होंने फोन काट दिया। उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों की चमक थी। वह फुसफुसाईं, अर्जुन, क्या तुम जिंदा हो उस भयानक जगह पर? वह उठी और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ीं, जोर से पुकारते हुए, आनंद, कार तैयार करो, मुझे अभी कूड़े के ढेर पर जाना है। आनंद बगल के कमरे से दौड़कर आया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह हकलाया, मैडम, आप अभी जाएंगी, रात हो गई है, खतरनाक है। श्रीमती शर्मा मुड़ीं, उनकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। तुम किस बात से डर रहे हो जो मुझे रोक रहे हो? कार में बैठो, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। आनंद ने गला साफ किया और सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल आग की तरह जल रहा था। अगर श्रीमती शर्मा अभी प्रिया से मिलीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। कूड़े के ढेर के पास गली में प्रिया अभी भी राजू को पकड़े हुए थी। उसके आंसू सूख गए थे, लेकिन शंकर के चाकू को याद करके उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। सुनीता बगल में बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। प्रिया, तुम्हें मुझे बताना होगा, वह कौन था? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो?
प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन 5 साल पहले जब अर्जुन लापता हुआ था, मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते सुना था। उसकी आवाज अभी वाले आदमी जैसी थी। मुझे लगता है कि वह अर्जुन के गायब होने से जुड़ा है। सुनीता की आंखें फैल गईं। उसने अपना डंडा कसकर पकड़ लिया। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? प्रिया ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। मैंने बताया था, लेकिन एक कूड़ा बीनने वाली पर कौन यकीन करता? उन्होंने कहा कि अर्जुन मुझे छोड़कर चला गया और मैं पागल हो गई हूं। सुनीता ने जमीन पर हाथ मारा। उसकी आवाज में गुस्सा था। कमीने, तो अब क्या वह वापस आएगा? प्रिया ने अपनी गोद में सो रहे राजू को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी है। अगर वह आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुनीता ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर वह तुम्हें छूना चाहता है तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। उसी समय कूड़े के ढेर से कुछ दूर एक पुराने गोदाम में शंकर एक लकड़ी के बक्से पर बैठा था। हाथ में बियर की बोतल लिए उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। सुनीता के वार के बाद उसने बियर की बोतल को फर्श पर पटक कर तोड़ दिया और गुर्राया, उन दो औरतों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की। ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसका फोन बजा। आनंद का फोन था। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। शंकर, श्रीमती शर्मा कूड़े के ढेर पर जा रही हैं। तुम्हें उन्हें रोकना होगा, नहीं तो हम गए काम से। शंकर हंसा। उसकी कर्कश आवाज में कहा, कैसे रोकूं? उसके पास पैसा है, ताकत है। अगर मैं उसे छूता हूं तो यह आत्महत्या होगी। तुम उसे संभालो, मैं पहले प्रिया को खत्म करूंगा। आनंद चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? अगर प्रिया अभी मर गई तो श्रीमती शर्मा को तुरंत शक हो जाएगा। शंकर ने गुर्राते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो आनंद। अगर प्रिया जिंदा रही तो वह सब कुछ बता देगी। मेरे पास मेरा तरीका है। उसने फोन काट दिया, उठा और अपना चाकू उठाया। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। जल्दी करना होगा। मर्सिडीज में जो तेजी से कूड़े के ढेर की ओर जा रही थी, श्रीमती शर्मा चुपचाप बैठी थीं। मोतियों का हार कसकर पकड़े हुए उनका दिल आग की तरह जल रहा था। वह आनंद की ओर मुड़ी। उनकी आवाज ठंडी थी, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुम इतने तनाव में क्यों हो? आनंद चौंक गया और मजबूरन हंसा, आप ज्यादा सोच रही हैं मैडम। मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा हूं। लेकिन उसकी आंखें खोई हुई थीं। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि वह श्रीमती शर्मा को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। जैसे ही कार कूड़े के ढेर के किनारे पहुंची, श्रीमती शर्मा ने आनंद का इंतजार किए बिना दरवाजा खोला और बाहर निकल गईं। उनके ऊंची एडी के जूते फिर से कीचड़ में सन गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने जोर से पुकारा, प्रिया, प्रिया, बाहर आओ, मुझे बात करनी है। उनकी आवाज रात में गूंजी, जिससे झुग्गी में प्रिया की नींद खुल गई। उसने राजू को पकड़ लिया। उसकी आंखों में घबराहट थी। वह फिर आ गई। वह मुझे शांति से क्यों नहीं रहने देती? सुनीता उठी और प्रिया का हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं जाकर देखती हूं। तुम राजू के साथ यहीं रहो। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने राजू से फुसफुसाया, मां किसी को तुम्हें ले जाने नहीं देगी, तुम चिंता मत करो। सुनीता झुग्गी से बाहर निकली और श्रीमती शर्मा का सामना किया। उसकी आंखें कठोर थीं। आप कौन हैं? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रही हैं? श्रीमती शर्मा ने सुनीता को देखा। उनकी आवाज में जल्दबाजी थी। मैं प्रिया की पूर्व सास हूं। मुझे उससे मिलना है। यह मेरे बेटे से जुड़ा मामला है। सुनीता ने त्योरियां चढ़ाईं। उसकी आंखों में संदेह था। सास प्रिया ने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। श्रीमती शर्मा का सब्र टूट गया। वह चिल्लाईं, उसे अभी बाहर बुलाओ, नहीं तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। आनंद पीछे से श्रीमती शर्मा का हाथ खींचते हुए बोला, मैडम शांत हो जाइए, मैं उनसे बात करता हूं।
लेकिन श्रीमती शर्मा ने आनंद का हाथ झटक दिया। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम दूर रहो। तभी प्रिया राजू को पकड़े हुए झुग्गी से बाहर निकली। उसकी आवाज कांप रही थी। आप और क्या चाहती हैं? मैंने कहा था, मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। श्रीमती शर्मा ने राजू को देखा। उनके आंसू बह निकले। यह बच्चा, यह अर्जुन का बेटा है ना? मुझसे मत छिपाओ प्रिया। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में दर्द था। आप जानना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन आप पछताएंगी। अर्जुन को लोगों ने मेरे सामने से अगवा कर लिया था और मैं कुछ नहीं कर सकी। श्रीमती शर्मा स्तब्ध रह गईं। उनके पैर कमजोर पड़ गए। वह चिल्लाईं, किसने किसने यह किया? प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं राजू को किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगी, आपके भी नहीं। तभी एक साया अंधेरे से निकला। शंकर चाकू लिए सीधे प्रिया की ओर झपटा। सुनीता चिल्लाई और प्रिया और राजू को एक तरफ धकेल दिया। लेकिन शंकर बहुत तेज था। चाकू की धार सुनीता के हाथ को चीर गई। खून बहने लगा। प्रिया चिल्लाई, राजू भागो राजू, जोर जोर से। रोने लगा, लेकिन वह भागा नहीं। उसने अपनी मां के पैर कसकर पकड़ लिए और चिल्लाया, मैं मां को नहीं छोड़ूंगा। श्रीमती शर्मा झपटी और शंकर को जोर से धकेल दिया। उनकी आवाज में गुस्सा था। तू कौन है? मेरे पोते को छूने की हिम्मत कैसे की? शंकर पीछे हटा। श्रीमती शर्मा के गुस्से को देखकर हैरान था, लेकिन वह हंसा। आपका पोता अच्छा है, लेकिन आप उसे बचा नहीं पाएंगी। वह मुड़ा और भाग गया। अंधेरे में गायब हो गया। आनंद वहां मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट थी। वह जानता था कि शंकर ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। श्रीमती शर्मा घुटनों के बल बैठ गईं। प्रिया और राजू को गले लगा लिया। उनके आंसू प्रिया के कंधे पर गिरे। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे ने इतना दुख सहा है। प्रिया ने उन्हें धकेल दिया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। अब माफी मांगने से क्या होगा? अर्जुन अब नहीं है। लेकिन श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया। उनकी आंखें दृढ़ थीं। नहीं, मैं सच का पता लगाऊंगी। मैं कसम खाती हूं। आनंद आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। श्रीमती शर्मा, चलिए चलते हैं, यह जगह खतरनाक है। लेकिन श्रीमती शर्मा मुड़ी। उनकी आंखें तेज थीं। तुम कुछ जानते हो, है ना आनंद? मुझसे छिपाने की कोशिश मत करना। आनंद का चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे हट गया। वह हकलाया, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। और श्रीमती शर्मा जानती थीं कि उन्हें किसी भी कीमत पर और गहराई से खोदना होगा। श्रीमती शर्मा वहीं खड़ी रहीं। उनकी आंखें अभी भी आनंद पर टिकी थीं। उनकी सांसें भारी थीं, जैसे वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए हजारों मील दौड़कर आई हों, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। आनंद एक कदम और पीछे हटा। उसके कांपते हाथ ऊपर उठे, जैसे वह शक को दूर करना चाहता हो। लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी और हकलाहट में बदल गई। आप गलत समझ रही हैं। मैं इस बारे में कैसे जान सकता हूं? श्रीमती शर्मा आगे बढ़ी। मोतियों का हार इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उनकी आवाज गहरी और धमकी भरी हो गई। तुम सोचते हो मैं अंधी हूं? जब से मैं प्रिया से मिली हूं, तुम हारी सरात घबराए हुए हो और अब ऐसे कांप रहे हो। बताओ आनंद, तुम अर्जुन के बारे में मुझसे क्या छिपा रहे हो? आनंद ने गला साफ किया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। पसीना उसके माथे पर बह रहा था। लेकिन उसने फिर भी निर्दोष दिखने की कोशिश की। मैं कसम खाता हूं, मैं नहीं जानता वह आदमी कौन था। मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था। श्रीमती शर्मा तिरस्कार से हंसी, एक ठंडी भावहीन मुस्कान। वह प्रिया की ओर मुड़ी। उनकी आवाज नरम, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में थी। प्रिया, तुमने कहा अर्जुन को अगवा कर लिया गया था। तुम्हें कुछ याद है? उसका हुलिया आवाज कुछ भी। प्रिया ने राजू को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं। दर्दनाक यादें एक बाढ़ की तरह लौट आईं। वह कांपते हुए बोली, मुझे बस याद है कि वह लंबा था। उसकी आवाज
अभी वाले आदमी जैसी कर्कश थी। उस दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन ने मुझसे भागने के लिए चिल्लाया। फिर मैंने लड़ाई की आवाज सुनी और उसके बाद वह गायब हो गया। राजू ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मां, क्या पापा को पकड़ लिया गया था? मैं पापा से मिलना चाहता हूं। प्रिया ने गहर नाव से अपने बेटे के बालों को सहलाया। मैं भी चाहती हूं राजू। लेकिन मां पापा को ढूंढ नहीं पाई। सुनीता, जो घुटनों के बल बैठी थी, अपने खून बहते घाव को पकड़े हुए, उसकी आवाज कमजोर लेकिन गुस्से से भरी थी। श्रीमती शर्मा, अगर आप सच में मदद करना चाहती हैं तो उस आदमी को ढूंढिए। उसने अभी अभी हमें लगभग मार डाला था। श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह आनंद की ओर मुड़ी, आदेश देते हुए, इसके लिए एम्बुलेंस बुलाओ, फिर मुझे घर ले चलो। मैं इस मामले की जांच के लिए किसी को काम पर रखूंगी और बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। आनंद ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, तुरंत फोन निकालकर एम्बुलेंस बुलाने लगा, लेकिन उसका दिल आग की तरह जल रहा था। वह जानता था कि शंकर ने सब कुछ बिगाड़ दिया है और अगर श्रीमती शर्मा ने गहराई से जांच की तो अर्जुन के अपहरण का सच सामने आ जाएगा। उसने चुपके से शंकर को संदेश भेजा, तुमने क्या किया? उसे मुझ पर शक हो गया है। दूसरी तरफ शंकर गोदाम में बैठा था। सुनीता के वार से मिले घाव पर पट्टी बांध रहा था। उसने संदेश पढ़ा, हंसा और फिर फोन को जमीन पर पटक दिया, गुर्राते हुए, बेवकूफ, तुम अपनी जान खुद बचाओ, मेरे पास समय नहीं है। वह उठा, उसकी आंखें लाल थीं। बुदबुदाते हुए, पहले प्रिया को खत्म करना होगा, इससे पहले कि उसे और कुछ याद आए। इस बीच प्रिया की झुग्गी में सुनीता को अस्थायी रूप से पट्टी बांध दी गई थी। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा, उसकी आवाज में दृढ़ता थी, डरो मत, मैं यहां हूं। श्रीमती शर्मा अर्जुन को ढूंढने के लिए सच में गंभीर लग रही हैं। तुम्हें उन पर एक बार भरोसा करना चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दर्द था। मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, कहा था कि मैं उनके परिवार के लिए एक शर्मिंदगी हूं। अब अगर वह राजू को चाहती हैं तो सुनीता ने त्योरियां चढ़ाई, उसकी आवाज गंभीर थी। लेकिन अगर अर्जुन जिंदा है तो क्या तुम उसे ढूंढना नहीं चाहती? राजू के लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी। प्रिया ने राजू को देखा, जो अपना फटा हुआ टेडी बियर पकड़े हुए था। उसकी आंखें मासूम लेकिन उम्मीद से भरी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं राजू को उन्हें नहीं दूंगी। अगर वह मदद करना चाहती हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा। राजू ने ऊपर देखा, उसकी आवाज धीमी थी। मां, वह सच में रो रही थीं। क्या वह भी पापा को याद कर रही हैं? प्रिया ने मजबूरन मुस्कुराते हुए अपने बेटे का गाल सहलाया, शायद बेटा। लेकिन मां को फिर भी सावधान रहना होगा। हवेली वापस जाते समय श्रीमती शर्मा चुपचाप बैठी थीं। हाथ में वह पुरानी घड़ी पकड़े हुए जो प्रिया ने उन्हें दी थी। एक चीज जो राजू को 1 साल पहले कूड़े के ढेर में मिली थी। उन्होंने घड़ी के शीशे पर हाथ फेरा, आंसू फिर से बह निकले, फुसफुसाते हुए, अर्जुन तुम कहाँ थे? मैं गलत थी। मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। आनंद बगल में बैठा था, उसकी आंखें खोई हुई थीं। वह जानता था कि यह घड़ी उसने खुद इसे अर्जुन के हाथ से लिया था, जिस रात उसे शंकर ने पकड़ा था और फिर निशान मिटाने के लिए कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। अब यह श्रीमती शर्मा के हाथों में एक अनकहे आरोप की तरह थी। वह उनकी ओर मुड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। आप खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है अर्जुन बस चला गया हो। श्रीमती शर्मा मुड़ी, उनकी आंखें तेज थीं। तुम क्या जानते हो जो ऐसा कह रहे हो? अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, और अगर वह मर गया है तो मैं उसके हत्यारे को कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। आनंद ने सिर झुका लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि वह इसे हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता। उसी समय गोदाम में शंकर एक दूसरे आदमी के सामने खड़ा था, सिंघानिया, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड। सिंघानिया एक कुर्सी पर बैठा था,
हाथ में सिगार लिए उसकी आवाज गहरी थी। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया शंकर। अगर श्रीमती शर्मा को पता चला कि तुमने अर्जुन को मानव तस्करों को बेच दिया था, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। शंकर गुर्राया। यह आनंद की वजह से हुआ। वह घबरा गया और मैंने अपना आपा खो दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? सिंघानिया तिरस्कार से मुस्कुराया, उसकी आंखें ठंडी थीं। पहले प्रिया और उस बच्चे को खत्म करो। अगर वे मर गए तो श्रीमती शर्मा के पास कोई सबूत नहीं होगा। और आनंद, उसे मैं देख लूंगा। शंकर ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। ठीक है, इस बार मैं नरमी नहीं बरतूंगा। वह मुड़ा, चाकू उठाया और गोदाम से बाहर निकल गया। उसका लंबा साया अंधेरे में गायब हो गया। प्रिया की झुग्गी में एम्बुलेंस की आवाज गूंजी। सुनीता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने अभी भी प्रिया का हाथ पकड़ा हुआ था, फुसफुसाते हुए, सावधान रहना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। प्रिया ने सिर हिलाया, राजू को पकड़कर। उसकी आंखों में चिंता थी। मैं जानती हूं, तुम आराम करो। जब कार चली गई, प्रिया अपनी झुग्गी में वापस गई। पुराने सामान के ढेर में से एक टूटा हुआ फोन निकाला जो अर्जुन इस्तेमाल करता था। वह फुसफुसाई, अगर कोई सुराग है तो वह केवल इसी में हो सकता है। उसने फोन चालू किया, लेकिन स्क्रीन नहीं जली। उसने उसे हल्के से थपथपाया। आंसू बह निकले। अर्जुन, तुम कहाँ हो? मैं क्या करूं? राजू ने अपनी मां को गले लगा लिया। उसकी मासूम आवाज में कहा, मां, पापा वापस आएंगे, है ना? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा। वह सच का पता लगा लेगी, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कार में श्रीमती शर्मा ने फिर से अपने जासूस को फोन किया, तुम्हें और कुछ मिला? मुझे जल्दी चाहिए। उस आदमी ने जवाब दिया, एक अजीब बात है। जिस रात अर्जुन लापता हुआ, कुछ लोगों ने कूड़े के ढेर पर कुछ अजनबी लोगों को देखा था, जिनका नेता एक लंबा कर्कश आवाज वाला आदमी था। मैं और जांच कर रहा हूं। श्रीमती शर्मा ने अपनी मुट्ठी कस ली। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। अच्छा है, उसे ढूंढो, मैं उससे मिलना चाहती हूं। उन्होंने फोन काट दिया और आनंद की ओर मुड़ी। उनकी आवाज ठंडी थी। प्रार्थना करो आनंद, अगर मुझे पता चला कि तुम इसमें शामिल हो तो तुम बचोगे नहीं। आनंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आनंद ने अपना चेहरा उठाने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें कार के फर्श पर टिकी थीं। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी को मौत की सजा सुनाई जाने वाली हो। श्रीमती शर्मा बगल में बैठी थीं। उनकी आंखें उस पर से नहीं हट रही थीं। उनके हाथ पुरानी घड़ी को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उंगलियां गुस्से को काबू करने के कारण कांप रही थीं। तुम्हारे पास सच बोलने के लिए 1 मिनट है आनंद, नहीं तो मैं खुद पता लगा लूंगी और तब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। उन्होंने गुर्राते हुए कहा। हर शब्द एक चाकू की तरह आनंद के दिल में चुभ रहा था। उसने गला साफ किया, पसीना उसके माथे पर बह रहा था। मुंह से हकलाहट निकली, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस आपके लिए काम करता हूं। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें खोई हुई थीं और श्रीमती शर्मा को धोखा देना आसान नहीं था। वह तिरस्कार से हंसी, उनकी आवाज ठंडी थी। तुम सोचते हो मैंने नहीं देखा कि तुम प्रिया से मिलने के बाद से कितने घबराए हुए हो? तुम उस आदमी को जानते हो, है ना, जिसने अभी उन पर हमला किया? आनंद चौंक गया। उसके हाथ कुर्सी के हैंडल पर इतनी जोर से कस गए कि जोड़ों से आवाज आई। वह चिल्लाया, मैं नहीं जानता, मैं कसम खाता हूं। लेकिन श्रीमती शर्मा ने अब और नहीं सुना। वह मुंह फेर कर बैठ गईं। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। ठीक है, तुम यह खेल खेलना चाहते हो तो खेलो, लेकिन मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। कार हवेली के सामने रुकी। वह आनंद की ओर देखे बिना बाहर निकली, आदेश देते हुए, तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। मैं किसी को तुमसे पूछताछ करने के लिए बुलाऊंगी। आनंद कार में मूर्ति की तरह बैठा रहा।
उसके कांपते हाथों ने फोन निकाला और शंकर को संदेश भेजा। उसे मुझ पर बहुत शक हो गया है। तुम्हें प्रिया को तुरंत खत्म करना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन संदेश भेजा गया और कोई जवाब नहीं आया। आनंद ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा, गुर्राते हुए, कमीने। शंकर, तूने मुझे छोड़ दिया। प्रिया की झुग्गी में वह अभी भी अर्जुन का टूटा हुआ फोन पकड़े हुए थी। उसके कांपते हाथ बैटरी निकालने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाए। राजू बगल में बैठा था। उसकी मासूम आंखें अपनी मां को देख रही थीं। वह फुसफुसाया, मां, क्या यह पापा का है? यह जल क्यों नहीं रहा? प्रिया ने मजबूरन मुस्कुराते हुए कोमल आवाज में कहा, हाँ, यह पापा का है। मां इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। शायद हमें पापा मिल जाएं। उसने पीछे का ढक्कन खोल दिया और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बाहर गिरा। अर्जुन की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, प्रिया, अगर मैं वापस ना आऊं तो शंकर को ढूंढना, वह सब जानता है। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कागज का टुकड़ा उसके कांपते हाथों में था, जैसे उसने अभी अभी एक भयानक सच्चाई का दरवाजा खोला हो। शंकर, वही आदमी, वह बुदबुदाई। उसकी घबराई आंखें राजू पर पड़ीं। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, राजू, मां को पापा को ढूंढना होगा, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा। मां तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। राजू ने सिर हिलाया, अपनी मां को कसकर पकड़ लिया। मैं नहीं चाहता कि आप अकेली जाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए, आंसू बह निकले। वह जानती थी कि वह राजू को अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन शंकर के वापस आने का डर उसे आग पर बैठा रहा था। वह फुसफुसाई, ठीक है, लेकिन तुम्हें मां की बात माननी होगी। ठीक है। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक मासूम उम्मीद की चमक थी। उसी समय शंकर अंधेरी गलियों से तेजी से गुजर रहा था। उसके हाथ में चाकू हर बार चांदनी पड़ने पर चमकता था। वह बुदबुदाया, प्रिया, तू मरेगी, और उस बच्चे को मैं उसे वैसे ही बेच दूंगा जैसे मैंने उसके बाप को बेचा था। उसका फोन बजा। सिंघानिया का फोन था। उसकी आवाज गहरी थी, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? आनंद टूटने वाला है और श्रीमती शर्मा भी सच के करीब पहुंच रही हैं। जल्दी खत्म करो। शंकर गुर्राया, मैं जानता हूं, लेकिन उस लड़की ने मुझे रोका, मैं लगभग पकड़ा गया था। अब मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। सिंघानिया तिरस्कार से हंसा, अच्छा है, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। काम खत्म करके कुछ समय के लिए गायब हो जाना। शंकर ने फोन काट दिया। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में चाकू कसकर पकड़ा हुआ था। वह प्रिया की झुग्गी की ओर भागा। इस रात सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुका था। हवेली में श्रीमती शर्मा अपने ऑफिस में गईं और तुरंत अपने जासूस को फोन किया, तुम्हें कुछ नया मिला? मुझे उस लंबे कर्कश आवाज वाले आदमी के बारे में जानकारी चाहिए। उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे मिल गया श्रीमती शर्मा। उसका नाम शंकर है। वह पहले एक मानव तस्करी गिरोह के लिए काम करता था। अफवाह है कि 5 साल पहले उसने कूड़े के ढेर से एक आदमी को पकड़ा था, लेकिन किसी ने गहराई से जांच करने की हिम्मत नहीं की। मैं उसका पता ढूंढ रहा हूं। श्रीमती शर्मा ने अपनी मुट्ठी कस ली। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। अच्छा है, मुझे सब कुछ भेजो जो तुम्हारे पास है। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। उस आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, श्रीमती शर्मा, यह खतरनाक है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने उसकी बात काट दी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरा बेटा उसकी वजह से जिंदा हो सकता है या मर चुका है। मुझे उसका सामना करना होगा। उन्होंने फोन काट दिया और अपने निजी अंगरक्षक को बुलाया, कार तैयार करो, हथियार जो भी जरूरी हो। मैं अभी जात के रही हूं। अंगरक्षक ने सिर हिलाया और तैयारी करने चला गया, जबकि श्रीमती शर्मा ने घड़ी पकड़ी और फुसफुसाई, अर्जुन, मां तुम्हें ढूंढ लेगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। झुग्गी में प्रिया अभी
अभी राजू को लेकर निकलने के लिए उठी थी कि शंकर का साया अंधेरे से झपटा। वह चिल्लाई, राजू को पीछे धकेलते हुए, भागो राजू। लेकिन शंकर बहुत तेज था। उसने प्रिया का कॉलर पकड़ लिया, चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। उसकी कर्कश आवाज में कहा, तुम बहुत ज्यादा जानती हो, मर जाओ। प्रिया छटपटाने लगी, अपने हाथ पैर मारते हुए कुछ ढूंढने लगी जिससे वह लड़ सके। वह चिल्लाई, तुमने अर्जुन के साथ क्या किया बताओ। शंकर हंसा, मैंने उसे बेच दिया, अब तुम भी गायब हो जाओगी। तभी राजू झपटा और शंकर के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। मेरी मां को छोड़ दो। शंकर चौंक गया और राजू को लात मारकर गिरा दिया। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज ने उसे एक पल के लिए रोक दिया। प्रिया ने मौके का फायदा उठाया, जमीन से एक टूटी हुई बोतल का टुकड़ा उठाया और शंकर के हाथ में जोर से घोंप दिया। वह दर्द से चीखा और उसे छोड़ दिया। घाव से खून बहने लगा। प्रिया ने राजू को पकड़ा और जान बचाकर भागी। उसकी आवाज टूट रही थी, भागो राजू, पीछे मत देखना। शंकर ने अपना हाथ पकड़ा और गुर्राया, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। वह उनके पीछे भागा, लेकिन प्रिया जल्दी से कूड़े के ढेरों में छिप गई। राजू को एक कबाड़ के ढेर के पीछे छिपा लिया। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी आंखें घबराई हुई लेकिन दृढ़ थीं। तुम मुझसे नहीं जीत सकते शंकर। एक कैफे में आनंद अकेला बैठा था, उसके कांपते हाथ पानी का गिलास पकड़े हुए थे। उसकी आंखें खोई हुई थीं। जब उसे 5 साल पहले की रात याद आई, उसने अर्जुन को शंकर को सौंपा था। सिंघानिया से पैसे लेकर सारे निशान मिटा दिए थे। अब यह सब एक बुरे सपने की तरह उसे परेशान करने के लिए लौट आया था। फोन बजा। शंकर का फोन था। उसकी गुर्राती हुई आवाज में, तू कहाँ है? उस लड़की ने मुझे चाकू मार दिया, तुझे मेरी मदद करनी होगी। आनंद का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, तू पागल है क्या? श्रीमती शर्मा मुझ पर नजर रखे हुए हैं, अपनी जान खुद बचा। शंकर तिरस्कार से हंसा, ठीक है, तू मुझे छोड़ रहा है तो तू भी मरेगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सब कुछ उगल दूंगा। आनंद ने फोन काट दिया और पानी का गिलास तोड़ दिया। उसकी आंखें घबराई हुई थीं। नहीं, मुझे भागना होगा। वह उठा और कैफे से बाहर भागा, लेकिन दिल ही दिल में वह जानता था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्रीमती शर्मा की कार कूड़े के ढेर पर पहुंची। वह बाहर निकली। अंगरक्षक उनके पीछे थे, हाथ में बंदूकें थीं। वह चिल्लाईं, प्रिया, राजू, तुम लोग कहाँ हो? उनकी आवाज गूंजी। प्रिया ने सुना। वह राजू को पकड़कर अपने छिपने की जगह से बाहर निकली। उसकी आवाज कमजोर थी, श्रीमती शर्मा, श्रीमती शर्मा। दोनों को गले लगाने के लिए दौड़ी। उनके आंसू बह रहे थे। मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगी। शंकर कहाँ है? प्रिया ने उस दिशा में इशारा किया जहां शंकर अभी अभी गायब हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी, उसने अभी हम पर हमला किया। वह अर्जुन के बारे में जानता है। श्रीमती शर्मा अपने अंगरक्षक की ओर मुड़ी, आदेश देते हुए, उसे अभी ढूंढो। अंगरक्षक ने सिर हिलाया और अंधेरे में भाग गया, जबकि श्रीमती शर्मा ने प्रिया और राजू को गले लगाया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, मैं अब किसी को तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं कसम खाती हूं। जैसे ही श्रीमती शर्मा ने कसम खाई, उनकी आंखें प्रिया और राजू पर टिक गईं। उनके हाथ प्रिया के कंधे पर इतनी जोर से कस गए जैसे वह अपना सारा दृढ़ संकल्प उस स्पर्श से देना चाहती हों। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी लाल आंखें भ्रम से भरी थीं, लेकिन उनमें एक कमजोर उम्मीद की किरण भी थी। वह कांपते हुए बोली, आप सच कह रही हैं, आप मुझे अर्जुन को ढूंढने में मदद करेंगी? श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, मैं अपनी इज्जत की कसम खाती हूं। अगर अर्जुन जिंदा है तो मैं उसे वापस लाऊंगी। अगर वह नहीं रहा तो मैं उसके हत्यारे को 100 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। राजू ने अपनी मां के पैर पकड़ लिए।
श्रीमती शर्मा की ओर देखते हुए उसकी आवाज धीमी लेकिन उम्मीद से भरी थी। आंटी, क्या आप सच में मेरे पापा को ढूंढेंगी? मैं पापा से मिलना चाहता हूं। श्रीमती शर्मा घुटनों के बल बैठ गईं, राजू को अपनी गोद में ले लिया, उनके आंसू गालों पर बहने लगे, उनकी आवाज टूट गई। हाँ बेटा, दादी तुम्हारे पापा को ढूंढेंगी, दादी वादा करती हैं। प्रिया वहीं खड़ी रही, उसका दिल दो हिस्सों में बांटा हुआ था। वह श्रीमती शर्मा पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन डर भी था कि यह राजू को उससे छीनने के लिए एक और जाल हो सकता है। उसने राजू को अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में संदेह था, अगर आप मदद करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन मैं राजू को आपको नहीं दूंगी। हम साथ जाएंगे। श्रीमती शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं, लेकिन अब हमें यहां से निकलना होगा। शंकर वापस आएगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, राजू को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अभी भी श्रीमती शर्मा पर टिकी थीं, जैसे वह अभी भी उनके हर शब्द को तौल रही हो। श्रीमती शर्मा का अंगरक्षक सोनू अंधेरे से वापस आया। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। मैडम, उस आदमी का कोई निशान नहीं है। वह बहुत तेजी से भागा, लेकिन जमीन पर खून के धब्बे हैं। लगता है वह घायल है। श्रीमती शर्मा ने त्योरियां चढ़ाईं, उनकी आंखें तेज थीं। अच्छा है, वह दूर नहीं भाग सकता। सोनू, तुम प्रिया और राजू को पहले हवेली ले जाओ, मैं यहीं रुककर उसे ढूंढूंगी। प्रिया चौंक गई, उसकी आवाज में घबराहट थी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। क्या पता अर्जुन। श्रीमती शर्मा ने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज कठोर थी। मेरी बात सुनो, शंकर तुम्हारे और राजू के पीछे पड़ा है। मैं तुम दोनों को और खतरे में नहीं डाल सकती। सोनू तुम्हारी रक्षा करेगा, मैं कसम खाती हूं। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए, उसकी आंखें हिचकिचा रही थीं। अंत में उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन आपको अर्जुन को ढूंढने का वादा करना होगा। मैं एक और बार उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्रीमती शर्मा ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा, उनकी आंखें दृढ़ थीं। मैं वादा करती हूं। सोनू आगे आया, उसकी आवाज गहरी थी। प्रिया जी, बच्चे मेरे साथ चलिए, कार वहां है। प्रिया राजू को लेकर सोनू के पीछे चली, लेकिन उसका दिल भारी था। उसने राजू से फुसफुसाया, मां किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, तुम चिंता मत करो। राजू ने सिर हिलाया, अपना फटा हुआ टेडी बियर पकड़े हुए। उसकी आंखों में इस तूफान के बीच एक मासूम विश्वास था। कुछ दूर शंकर एक कबाड़ के ढेर के पीछे छिपा था, अपने खून बहते घाव को पकड़े हुए। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से लाल थीं। वह बुदबुदाया, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे चाकू मारने की, और वह बुढ़िया भी इसमें शामिल हो गई। सिंघानिया को बताना होगा। उसने अपना फोन निकाला, कांपते हाथों से नंबर डायल किया। उसकी कर्कश आवाज में कहा, सिंघानिया, काम बिगड़ गया है। श्रीमती शर्मा अंगरक्षक लेकर आई हैं प्रिया, और वह बच्चा सुरक्षित हैं, और मैं घायल हूं। दूसरी तरफ सिंघानिया गुर्राया। उसकी आवाज ठंडी थी, तुम बेकार हो शंकर, मैंने कहा था सफाई से काम करो। अब क्या अगर श्रीमती शर्मा तुम्हें ढूंढ लेती हैं तो तुम मारे जाओगे। शंकर चिल्लाया, तुम सोचते हो मैं यह चाहता था? आनंद कहाँ है? उसे मेरी मदद करनी चाहिए। सिंघानिया तिरस्कार से हंसा, आनंद अपनी जान बचा रहा है, तुम भाग जाओ, मैं कोई रास्ता सोचता हूं। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना, नहीं तो अंजाम तुम जानते हो। शंकर ने फोन काट दिया और उसे जमीन पर पटक दिया, गुर्राते हुए, कमीने, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी शर्ट फाड़ी और घाव पर अस्थायी रूप से पट्टी बांधी। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। वह बुदबुदाया, प्रिया, तुम और वह बुढ़िया, तुम दोनों कीमत चुकाओगे। वह उठा और लड़खड़ाते हुए चल पड़ा। उसका लंबा साया अंधेरे में गायब हो गया, जमीन पर खून की बूंदें छोड़ते हुए। कैफे में आनंद दरवाजे से बाहर भागा, उसकी घबराई आंखें सड़क पर घूम रही थीं।
वह जानता था कि वह शहर में ज्यादा देर नहीं रुक सकता। श्रीमती शर्मा जल्द ही सच का पता लगा लेंगी। और शंकर एक बेकाबू खतरा बन गया था। वह कार में कूदा, कांपते हाथों से इंजन चालू किया, बुदबुदाते हुए, मुझे भागना होगा, यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने कुछ मीटर गाड़ी चलाई, फोन बजा। सिंघानिया का नंबर था। उसने फोन उठाया, उसकी आवाज कांप रही थी। सिंघानिया, मुझे बचाओ। श्रीमती शर्मा को मुझ पर शक है और शंकर ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। सिंघानिया ठंडा हंसा, तुम किस बात से डर रहे हो? श्रीमती शर्मा के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर तुम अभी भाग गए तो तुम खुद को दोषी साबित कर दोगे। वहीं रहो, उनके लिए काम करो, उनका ध्यान भटकाओ। आनंद चिल्लाया, मैं यह नहीं कर सकता। वह एक शिकारी जानवर की तरह हैं। मैं उनसे और नहीं छिपा सकता। सिंघानिया ने गुर्राते हुए कहा, मेरी बात सुनो आनंद। अगर तुम भागे तो मैं तुम्हें श्रीमती शर्मा के ढूंढने से पहले ही खत्म करवा दूंगा। शांत रहो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। आनंद ने फोन काट दिया, स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा, आंसू बह निकले। मैं खत्म हो गया, मैं नहीं बच सकता। वह हाँफ रहा था। उसकी आंखें खोई हुई थीं, लेकिन अंत में उसने कार घुमाई और हवेली की ओर चला गया। अपनी किस्मत के साथ आखिरी दांव खेलने का फैसला करते हुए हवेली में सोनू ने प्रिया और राजू को एक बड़े कमरे में पहुंचाया। उसकी आंखें गंभीर लेकिन कोमल थीं। आप यहां आराम करें, मैं दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा हूं। श्रीमती शर्मा जल्द ही वापस आ जाएंगी। प्रिया राजू को लेकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें उस शानदार कमरे में घूमीं जो 5 साल पहले उसके लिए एक बुरा सपना था। उसने राजू से फुसफुसाया, तुम्हें कैसा लगा? यह तुम्हारी दादी का घर है। राजू ने ऊपर देखा, उसकी बड़ी गोल आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। घर बहुत सुंदर है माँ, लेकिन आप दुखी क्यों हैं? प्रिया ने मजबूरन मुस्कुराते हुए अपने बेटे के बालों को सहलाया। मैं बस तुम्हारे पापा को याद कर रही हूं, लेकिन अब दादी मदद कर रही हैं। उम्मीद है हम पापा को ढूंढ लेंगे। राजू ने सिर हिलाया और अपनी मां को गले लगा लिया। मुझे भी उम्मीद है। प्रिया ने राजू को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वह श्रीमती शर्मा के प्रति आभारी भी थी और अतीत के दोहराए जाने से डर भी रही थी। उसने अर्जुन का कागज का टुकड़ा निकाला और फिर से पढ़ा, शंकर को ढूंढना। वह सब जानता है। वह बुदबुदाई, अर्जुन तुमने यह सुराग छोड़ा, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? उसके आंसू बह निकले, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ लिए, राजू को अपनी मां को कमजोर न देखने देने का फैसला करते हुए। श्रीमती शर्मा अभी भी कूड़े के ढेर पर थीं, एक दूसरे अंगरक्षक के साथ खड़ी थीं। उनके हाथ में फोन था, उनकी आवाज में जल्दबाजी थी, तुम्हें कुछ मिला? मुझे शंकर का पता चाहिए। जासूस ने जवाब दिया, मुझे मिल गया। श्रीमती शर्मा वह अक्सर कूड़े के ढेर के पास एक पुराने गोदाम में छिपता है, आपसे लगभग 2 किलोमीटर दूर। लेकिन सावधान रहें, वह बहुत खतरनाक है। श्रीमती शर्मा ने फोन काट दिया और अंगरक्षक की ओर मुड़ी, अभी चलो, मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूं। अंगरक्षक ने सिर हिलाया और उन्हें कार में ले गया। वे गोदाम की ओर भागे, उनका दिल आग की तरह जल रहा था। जब कार गोदाम के सामने रुकी, वह बाहर निकली, उनकी तेज आंखें जंग लगी लोहे के दरवाजे पर पड़ीं। उन्होंने अंगरक्षक को इशारा किया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए, लेकिन अंदर खाली था। बस टूटी हुई बियर की बोतलें और फर्श पर सूखे खून के धब्बे थे। श्रीमती शर्मा घुटनों के बल बैठ गईं। खून के धब्बे को छुआ, उनकी आवाज कांप रही थी। वह यहां था, वह अर्जुन के बारे में जानता है। अंगरक्षक आगे आया, उसकी आवाज गहरी थी, मैडम वह भाग गया है, लेकिन मैं निशान ढूंढूंगा। श्रीमती शर्मा उठी, उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसे किसी भी कीमत पर ढूंढो, मैं उसे भागने नहीं दूंगी। वह कार की ओर मुड़ी और सोनू को फोन किया, प्रिया और राजू कैसे हैं? सोनू ने जवाब दिया,
वे सुरक्षित हैं मैडम, आप चिंता न करें। श्रीमती शर्मा ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका दिल अभी भी भारी था। वह जानती थीं कि यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। शंकर इस समय एक दूसरी गली में छिप गया था। अपने घाव को पकड़े हुए उसकी सांसें भारी थीं। उसने सिंघानिया को फोन किया। उसकी आवाज कमजोर थी, मैं खत्म होने वाला हूं। श्रीमती शर्मा के पास अंगरक्षक हैं, वे मुझे ढूंढ रहे हैं। सिंघानिया गुर्राया, तुम बेवकूफ हो, भाग जाओ, पकड़े मत जाना। मैं आनंद और प्रिया को संभालने का कोई तरीका ढूंढूंगा। शंकर तिरस्कार से हंसा, तुम सोचते हो मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मैं वापस आऊंगा और इस बार मैं सबको मार डालूंगा। उसने फोन काट दिया और लड़खड़ाते हुए चल पड़ा। उसकी लाल आंखें नफरत से भरी थीं। एक दूसरे कैफे में सिंघानिया अकेला बैठा था। मेज पर उंगलियां थपथपा रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। शंकर आनंद, इन दो बेवकूफों को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वे मुझे नीचे खींचें। उसने एक अनजान नंबर पर फोन किया। उसकी आवाज गहरी थी, आदमी तैयार करो, कुछ काम साफ करना है। आनंद कार चलाकर हवेली वापस आया। उसकी आंखें घबराई हुई थीं, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखने की कोशिश की। वह अंदर गया और प्रिया और राजू को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, श्रीमती शर्मा कहाँ हैं? सोनू ने जवाब दिया, वह उस आदमी को ढूंढ रही हैं। तुम यहीं मेरे साथ पहरा दो। आनंद ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल आग की तरह जल रहा था। वह जानता था कि वह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा है। प्रिया ने आनंद को देखा। उसकी आंखों में संदेह था। तुम अर्जुन के बारे में कुछ जानते हो? आनंद चौंक गया और मजबूरन हौसा, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन उसकी आंखें खोई हुई थीं और प्रिया जानती थी कि वह कुछ छिपा रहा है। उसने राजू से फुसफुसाया, मां सच का पता लगा लेगी, तुम चिंता मत करो। राजू ने सिर हिलाया और अपनी मां को गले लगा लिया। जबकि आनंद वहां खड़ा था, उसका दिल उलझा हुआ था, यह जानते हुए कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आनंद वहीं खड़ा था। उसकी आंखें खोई हुई थीं। उसके हाथ जेब में इतनी जोर से कस गए थे, जैसे वह अपने अंदर उठ रहे डर को कुचलना चाहता हो। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखें तेज और संदेह से भरी थीं। वह पास आई। उसकी आवाज धीमी लेकिन दबावपूर्ण थी, तुम अर्जुन के बारे में कुछ जानते हो, है ना? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं। आनंद चौंककर एक कदम पीछे हटा। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझ पर दबाव मत डालो। लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी, माथे पर पसीना आ गया था और प्रिया को धोखा देना आसान नहीं था। वह एक कदम और आगे बढ़ी, राजू को और कसकर पकड़ते हुए। उसकी आवाज में गुस्सा था, तुम ऐसे कांप रहे हो और कहते हो कुछ नहीं जानते? जिस शंकर ने मुझ पर हमला किया, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना है? आनंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें बेचैन थीं। वह चिल्लाया, मैं शंकर को नहीं जानता, मैं तो बस श्रीमती शर्मा के लिए काम करता हूं। लेकिन उसके शब्द कमजोर और बेअसर थे। और सोनू, श्रीमती शर्मा का अंगरक्षक, पीछे खड़ा होकर आनंद को त्योरियां चढ़ाकर देख रहा था। उसका हाथ धीरे से कमर पर बंधी बंदूक पर चला गया। उसकी आवाज गहरी थी, शांत हो जाओ आनंद। अगर तुम कुछ छिपा रहे हो तो श्रीमती शर्मा पता लगा ही लेंगी। सच बोलने में ही भलाई है। आनंद मुड़ा। उसकी घबराई आंखें सोनू पर पड़ीं। वह बुदबुदाया, मैं कुछ नहीं छिपा रहा। लेकिन उसका दिल आग की तरह जल रहा था। वह जानता था कि वह इसे हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता, और अगर शंकर पकड़ा गया तो सारा दोष उसी के सिर आएगा। अंधेरी गली में शंकर लड़खड़ाते हुए चल रहा था, अपने खून बहते घाव को पकड़े हुए। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नफरत से लाल थीं। वह रुका, दीवार के सहारे फोन निकाला, कांपते हाथों से नंबर डायल करके सिंघानिया को फोन किया। उसकी कर्कश आवाज में, सिंघानिया, मैं और नहीं भाग सकता। श्रीमती शर्मा के पास अंगरक्षक हैं।
वे मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम्हें मुझे बचाना होगा। दूसरी तरफ सिंघानिया ठंडा हंसा, उसकी आवाज गहरी थी। तुम्हें बचाऊं? तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया और अब मुझसे मदद मांग रहे हो। भाग जाओ, पकड़े मत जाना, नहीं तो मैं भी गया काम से। शंकर गुर्राया और फोन को जमीन पर पटक दिया। टूटने की आवाज गली में गूंजी। कमीने, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं तुझे भी अपने साथ नीचे खींचूंगा। वह हाँफ रहा था, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। वह बुदबुदाया, प्रिया श्रीमती शर्मा, तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे। उसने अपनी शर्ट का एक और टुकड़ा फाड़ा और घाव को कसकर बांधा, फिर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, जिंदा न पकड़े जाने का फैसला करते हुए। लेकिन दूर से तेज कदमों की आवाज आई। दो काले कपड़े पहने आदमी हाथ में बंदूकें लिए गली के मुहाने पर दिखाई दिए। एक चिल्लाया, शंकर रुक जाओ, तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं है। शंकर मुड़ा, उसकी आंखों में खौफ था। वह बगल की एक छोटी गली में भागा, लेकिन खून बहने के कारण उसके पैर कमजोर पड़ गए। वह जमीन पर गिर गया, गुर्राते हुए, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। दोनों आदमी उसके पीछे भागे। गोलियों की आवाज गूंजी। एक गोली शंकर के पैर में लगी। वह दर्द से चीखा और गिर पड़ा, लेकिन फिर भी भागने की कोशिश करता रहा। खून जमीन पर फैलता गया। हवेली में प्रिया मुड़ी और राजू को गले लगा लिया। उसकी आंखें अभी भी आनंद पर टिकी थीं। उसने सोनू से फुसफुसाया, इस पर नजर रखना, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। सोनू ने सिर हिलाया, उसकी आंखें गंभीर थीं। आप चिंता न करें, मैं इसे कुछ नहीं करने दूंगा। प्रिया सोफे पर बैठ गई। अर्जुन का कागज का टुकड़ा निकालकर फिर से पढ़ा, शंकर को ढूंढना, वह सब जानता है। वह बुदबुदाई, शंकर, अगर वह आदमी पकड़ा गया तो हमें पता चल जाएगा कि अर्जुन कहाँ है। राजू ने ऊपर देखा, उसकी मासूम आवाज में, मां, क्या वह अंकल डर रहे हैं? क्या वह पापा के बारे में जानते हैं? प्रिया ने अपने बेटे के बालों को सहलाया, उसकी आवाज कोमल थी। मां को यकीन नहीं है, लेकिन मां पता लगा लेगी। तुम चिंता मत करो। लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी। वह जानती थी कि आनंद कुछ छिपा रहा है और वह सच का पता लगाने के लिए दृढ़ थी। सोनू का फोन बजा, उसने फोन उठाया। श्रीमती शर्मा की आवाज में जल्दबाजी थी। सोनू, शंकर पकड़ा गया है। मेरे लोगों ने उसके पैर में गोली मारी है, उसे स्टेशन ले जा रहे हैं। प्रिया और राजू कैसे हैं? सोनू ने जवाब दिया, वे सुरक्षित हैं मैडम, आप चिंता न करें। लेकिन आनंद थोड़ा अस्थिर लग रहा है, आपको तुरंत वापस आना चाहिए। श्रीमती शर्मा ने गुर्राते हुए कहा, उसे कसकर पकड़ो, मैं अभी आ रही हूं। सोनू ने फोन काट दिया और आनंद की ओर मुड़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। श्रीमती शर्मा ने कहा है, तुम यहीं रुको, शंकर पकड़ा गया है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? आनंद का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर कांप रहे थे। वह कुर्सी पर गिर पड़ा, बुदबुदाते हुए, शंकर पकड़ा गया, मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। प्रिया ने सुना, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह आनंद के सामने झपटी और चिल्लाई, तुम शंकर को जानते हो, है ना? बताओ, अर्जुन कहाँ है? आनंद ने अपना सिर पकड़ लिया, आंसू बह निकले। मैं यह नहीं करना चाहता था, मैं तो बस आदेश मान रहा था। उसी समय गोदाम में श्रीमती शर्मा अपने अंगरक्षक को शंकर को हथकड़ी लगाते हुए देख रही थीं। उनकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल थीं। शंकर जमीन पर पड़ा था, उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी तिरस्कार से हौंस रहा था। उसकी कर्कश आवाज में, तुम मुझे ढूंढकर क्या करोगी? तुम्हारा बेटा मर चुका है, सपना मत देखो। श्रीमती शर्मा झपटी और शंकर का कॉलर पकड़कर चिल्लाईं, तुम झूठ बोल रहे हो। अर्जुन जिंदा है ना? तुमने उसके साथ क्या किया? शंकर तिरस्कार से मुस्कुराया, उसकी आंखें क्रूर थीं। मैंने उसे मानव तस्करों को बेच दिया। वह जिंदा है या मर गया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। श्रीमती शर्मा गुस्से से कांपने
लगी उनका हाथ शंकर की गर्दन पर इतना कस गया कि उसका दम घुटने लगा। अंगरक्षक को उन्हें खींचना पड़ा। श्रीमती शर्मा शांत हो जाइए, पुलिस उसे संभालेगी। श्रीमती शर्मा हाँफ रही थीं। आंसू बह निकले, उनकी आवाज भर्राई हुई थी, अर्जुन, मेरा बेटा। लेकिन उनकी आंखें जल्दी ही फिर से तेज हो गईं। वह अंगरक्षक की ओर मुड़ी, इसे स्टेशन ले जाओ। मैं इसके मुंह से सब कुछ उगलवाना चाहती हूं। शंकर को घसीट कर ले जाया गया, लेकिन उसकी कर्कश हौंसी अभी भी गूंज रही थी। तुम नहीं जीत सकती बुढ़िया। श्रीमती शर्मा वहीं खड़ी रहीं, घड़ी को कसकर पकड़े हुए। उनका दिल टूट गया था, लेकिन अर्जुन को ढूंढने का दृढ़ संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हवेली में आनंद ने अपना सिर पकड़ रखा था। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यह सिंघानिया था, उसने मुझे मजबूर किया। प्रिया स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें फैल गईं। सिंघानिया कौन है? सिंघानिया साफ साफ बताओ। आनंद ने ऊपर देखा, उसकी आंखें घबराई हुई थीं। वह एक मानव तस्करों का सरगना है। 5 साल पहले मैंने अर्जुन को शंकर को सौंपा। शंकर ने अर्जुन को सिंघानिया को बेच दिया। मैंने तो बस पैसे लिए थे, मुझे नहीं पता उन्होंने उसके साथ क्या किया। प्रिया चिल्लाई और आनंद का कॉलर पकड़ लिया। तुमने मेरे पति को बेच दिया, तुम जानते हो वह कहाँ है? आनंद ने सिर हिलाया, सिसकते हुए, मुझे नहीं पता, सिंघानिया ने नहीं बताया, मैं तो बस आदेश मान रहा था। सोनू आगे आया और प्रिया को खींचा, उसकी आवाज गहरी थी, शांत हो जाइए मैडम, श्रीमती शर्मा उसे संभालेंगी। शंकर पकड़ा गया है, सच सामने आ ही जाएगा। प्रिया हाँफ रही थी, राजू को अपनी गोद में ले लिया, उसके आंसू बह रहे थे। अर्जुन तुम कहाँ हो? राजू ने अपनी मां को गले लगा लिया, रोते हुए, मां मुझे पापा चाहिए। प्रिया ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया, उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह फुसफुसाई, मां पापा को ढूंढ लेगी, मां वादा करती है। एक गुप्त कमरे में सिंघानिया एक कुर्सी पर बैठा था, हाथ में सिगार लिए, उसकी ठंडी आंखें उसके सामने खड़े 2 आदमियों को देख रही थीं। उसने गुर्राते हुए कहा, शंकर पकड़ा गया है और आनंद भी टूटने वाला है। उन दोनों को खत्म कर दो इससे पहले कि वे मेरा नाम उगलें। एक आदमी ने सिर हिलाया, उसकी आवाज गहरी थी, ठीक है, मैं स्टेशन में शंकर को संभाल लूंगा। और आनंद सिंघानिया तिरस्कार से मुस्कुराया, उसे थोड़ी देर और जीने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना डरता है, लेकिन अगर उसने मुंह खोला तो उसे तुरंत मार देना। वह आदमी सिर हिलाकर चला गया, जबकि सिंघानिया वहीं बैठा रहा, उसकी आंखें गहरी हो गईं। श्रीमती शर्मा, तुम खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वह उठा और फोन किया, उसकी आवाज ठंडी थी, आदमी तैयार करो, मुझे एक बड़ा ऑर्डर देना है। श्रीमती शर्मा हवेली की ओर भागी, कमरे में घुसकर देखा कि आनंद रो रहा है। वह चिल्लाई, आनंद तुम अर्जुन के बारे में क्या जानते हो, अभी बताओ। आनंद ने ऊपर देखा, उसकी आंखें खौफ से भरी थीं। श्रीमती शर्मा, मैंने अर्जुन को शंकर को सौंपा, शंकर ने उसे सिंघानिया को बेच दिया। मुझे नहीं पता वह जिंदा है या नहीं। श्रीमती शर्मा झपटीं और आनंद के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, उनकी आवाज में गुस्सा था। तूने मुझे धोखा दिया। सिंघानिया कौन है? आनंद ने अपना चेहरा पकड़ा और सिसकने लगा, वह एक मानव तस्करों का सरगना है। मैं तो बस आदेश मान रहा था, मैं उससे डरता था। श्रीमती शर्मा हाँफ रही थीं, प्रिया की ओर मुड़ी। तुमने सुन लिया, मैं सिंघानिया को ढूंढूंगी, मैं कसम खाती हूं। प्रिया ने सिर हिलाया, उसकी लाल आंखें। मैं आपके साथ चलूंगी, मैं उस आदमी का सामना करना चाहती हूं जिसने अर्जुन को नुकसान पहुंचाया। श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया, दोनों औरतों की आंखें पहली बार मिलीं, उनका एक ही लक्ष्य था। राजू बगल में खड़ा था, अपनी मां के पैर पकड़े हुए, उसकी धीमी आवाज में, मां, दादी, मेरे पापा को ढूंढना।
श्रीमती शर्मा घुटनों के बल बैठ गईं, राजू को गले लगा लिया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, दादी ढूंढेंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। पुलिस स्टेशन में शंकर को हथकड़ी लगी हुई थी। वह पूछताछ कक्ष में बैठा था, उसकी आंखों में अभी भी चुनौती थी। पुलिसकर्मी अंदर आया, उसकी आवाज गंभीर थी। शंकर उगल दो। अर्जुन कहाँ है? सिंघानिया कौन है? शंकर तिरस्कार से हंसा। तुम लोग सोचते हो मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन कमरे का दरवाजा खुला, एक अजनबी आदमी अंदर आया। पुलिसकर्मी से फुसफुसाया, मुझे इसे संभालने दो। शंकर ने उस आदमी को देखा, उसकी आंखों में खौफ था। तुम सिंघानिया के आदमी हो? वह आदमी ठंडा हंसा, चाकू निकालकर सीधे शंकर के सीने में घोंप दिया, इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता। शंकर नीचे गिर गया, फर्श पर खून फैल गया। वह फुसफुसाया, सिंघानिया तुम, और उसकी सांसें थम गईं। पुलिसकर्मी चिल्लाया और अजनबी को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भाग चुका था। शंकर को खून के तालाब में मरा हुआ छोड़कर अर्जुन के रहस्य को अपने साथ ले गया। जैसे ही पुलिसकर्मी की चीख गूंजी, पूछताछ कक्ष में अफरा तफरी मच गई। तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी जब वे उस अजनबी का पीछा करने के लिए दौड़े जिसने अभी अभी शंकर को चाकू मारा था, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो गया था। शंकर को खून के तालाब में गिरा हुआ छोड़कर उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, जिनमें आखिरी नफरत की चमक थी। पुलिस प्रमुख वहीं खड़ा था, अपनी मुट्ठी कसकर गुर्राते हुए, कमीने किसने उसे अंदर आने दिया? एक युवा पुलिसकर्मी दौड़कर आया, उसकी आवाज कांप रही थी। सर, उसने खाना पहुंचाने वाले का भेष बनाया था, हम जांच नहीं कर पाए। पुलिस प्रमुख ने मेज पर हाथ मारा, उसकी आंखें लाल थीं। उसे तुरंत ढूंढो और श्रीमती शर्मा को खबर करो, शंकर मर चुका है। लेकिन हमें इस मामले से जानकारी निकालनी होगी। युवा पुलिसकर्मी सिर हिलाकर बाहर भाग गया, जबकि शंकर के शरीर को ले जाया गया, फर्श पर सूखे खून के धब्बे छोड़ते हुए, जैसे एक चेतावनी कि अर्जुन का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। हवेली में श्रीमती शर्मा अभी भी राजू को गले लगाए हुए थीं। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और दर्द दोनों थे। जब उन्होंने आनंद का कबूलनामा सुना, वह प्रिया की ओर मुड़ी, उनकी आवाज गहरी लेकिन निश्चित थी। तुमने सुन लिया, सिंघानिया इस सब के पीछे है। मैं उसे ढूंढूंगी, चाहे मुझे पूरा शहर क्यों न छानना पड़े। प्रिया ने सिर हिलाया, अर्जुन का कागज का टुकड़ा कसकर पकड़े हुए, उसकी आंखें लाल लेकिन दृढ़ थीं। मैं आपके साथ चलूंगी। मैं उस आदमी का चेहरा देखना चाहती हूं जिसने अर्जुन को मुझसे छीना। राजू ने ऊपर देखा, उसकी धीमी आवाज में, मां दादी मैं भी चलना चाहता हूं। प्रिया ने झुककर अपने बेटे के बालों को सहलाया, उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। नहीं राजू, तुम यहां सोनू भैया के साथ रहोगे। मां और दादी तुम्हारे पापा को ढूंढेंगी। तुम अच्छे बच्चे हो, है ना? राजू ने अपने होंठ भींच लिए, आंसू बह निकले, लेकिन उसने सिर हिलाया। जी मां, आप और दादी पापा को वापस ले आना। श्रीमती शर्मा सोनू की ओर मुड़ी, आदेश देते हुए, इस बच्चे और आनंद पर नजर रखना। अगर आनंद कोई हरकत करे तो मुझे तुरंत बताना। सोनू ने सिर हिलाया, उसकी आंखें गंभीर थीं। आप चिंता न करें मैडम, मैं अपनी नजरें नहीं हटाऊंगा। आनंद वहीं बैठा था, अपना सिर पकड़े हुए, उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वह बुदबुदाया, मैं यह नहीं करना चाहता था, मैं तो बस जीना चाहता था। लेकिन अब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। प्रिया और श्रीमती शर्मा की आंखें एक ही लक्ष्य पर थीं, सिंघानिया। श्रीमती शर्मा का फोन बजा, पुलिस प्रमुख का फोन था। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। श्रीमती शर्मा, स्टेशन में शंकर की हत्या कर दी गई है। एक प्रमुख अदालती है, अजनबी ने उसे चाकू मारकर मार डाला, इससे पहले कि हम कुछ उगलवा पाते। लगता है सिंघानिया इसके पीछे है। वह मुंह बंद करना चाहता था। श्रीमती शर्मा स्तब्ध रह गईं। फोन इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वह चिल्लाईं,
क्या शंकर मर गया तो अर्जुन? पुलिस प्रमुख की आवाज गहरी हो गई। हमें नहीं पता, लेकिन सिंघानिया निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। आप सावधान रहें, वह हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। श्रीमती शर्मा ने फोन काट दिया और प्रिया की ओर मुड़ी। उनकी आवाज कांप रही थी। शंकर मर गया है। सिंघानिया ने उसे मुंह बंद करने के लिए मार डाला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम मेरे साथ चल रही हो। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। मैं आपके साथ अंत तक चलूंगी। श्रीमती शर्मा ने अपने अंगरक्षक को बुलाया। उनकी आवाज ठंडी थी। कार तैयार करो, बंदूकें, जो कुछ भी जरूरी हो। हम सिंघानिया का शिकार करने जा रहे हैं। प्रिया ने राजू को आखिरी बार गले लगाया, फुसफुसाते हुए, माँ तुम्हारे पापा के साथ वापस आएगी। तुम माँ का इंतजार करना, ठीक है? राजू ने सिर हिलाया, अपना फटा हुआ टेडी बियर पकड़े हुए। उसकी आंखों में डर के बीच उम्मीद थी। एक गुप्त घर में सिंघानिया एक कुर्सी पर बैठा था, हाथ में शराब का गिलास लिए। उसकी ठंडी आंखें उस आदमी को देख रही थीं जो अभी अभी वापस आया था, जिसने शंकर को मारा था। उसने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए गहरी आवाज में कहा, अच्छा है, शंकर मर गया, लेकिन श्रीमती शर्मा और वह प्रिया अभी भी खतरा हैं। पहले आनंद को खत्म करो, फिर उस बच्चे को पकड़ने का तरीका ढूंढो। उस आदमी ने सिर हिलाया। उसकी कर्कश आवाज में, ठीक है, मैं आज रात ही आनंद को संभाल लूंगा। और वह बच्चा? सिंघानिया ठंडा हंसा। उसे पकड़ो। उसे श्रीमती शर्मा को फांसाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितनी मजबूत है। वह आदमी चला गया, जबकि सिंघानिया उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा, बुदबुदाते हुए, श्रीमती शर्मा, तुम खेलना चाहती हो तो मैं बड़ा खेलूंगा। अर्जुन मेरा तुरुप का पत्ता है, जिसे मैंने लंबे समय से रखा है। तुम नहीं जीत सकती। उसने शराब का एक घूंट लिया। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे वह एक आखिरी हमले की योजना बना रहा हो। हवेली में सोनू दरवाजे पर पहरा दे रहा था। उसकी आंखें आनंद पर टिकी थीं, जो अभी भी एक कोने में फांसे जानवर की तरह कांप रहा था। अचानक घर के पीछे से शीशा टूटने की आवाज आई। सोनू चौंक गया, अपनी बंदूक निकाली और चिल्लाया, कौन है? आनंद ने ऊपर देखा। उसकी आंखें घबराई हुई थीं। क्या हुआ? सोनू ने आनंद को चुप रहने का इशारा किया और आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन तभी एक काला साया कमरे के कोने से झपटा। सिंघानिया का आदमी हाथ में चाकू लिए सीधे सोनू की ओर बढ़ा। सोनू बच गया। एक गोली चलाई, लेकिन वह आदमी बिजली की तेजी से पिछले दरवाजे से भाग गया। सोनू चिल्लाया, राजू, प्रिया जी, आप कहाँ हैं? राजू कमरे से रोते हुए बाहर भागा। सोनू भैया, कोई बुरा आदमी था। सोनू ने राजू को गले लगाया और आनंद की ओर मुड़ा, गुर्राते हुए, तुम यहीं रुको, मैं श्रीमती शर्मा को फोन करता हूं। आनंद कांपते हुए बुदबुदाया, वे मुझे मारने आए थे, मैं मर जाऊंगा। सोनू ने फोन किया। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, मैडम, कोई घुस आया था। राजू सुरक्षित है, लेकिन वे आनंद को निशाना बना रहे थे। श्रीमती शर्मा, जो प्रिया के साथ कार में थीं, चिल्लाईं, उस बच्चे को कसकर पकड़ो, हम अभी वापस आ रहे हैं। श्रीमती शर्मा की कार तेजी से हवेली की ओर भागी। प्रिया बगल में बैठी थी, अर्जुन का कागज का टुकड़ा कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें लाल थीं। सिंघानिया, वह राजू को भी मारना चाहता है। श्रीमती शर्मा गुर्राईं, उसने मेरे पोते को छूने की हिम्मत की, मैं उसे चीर दूंगी। कार रुकी। श्रीमती शर्मा और प्रिया घर में भागीं। देखा कि सोनू राजू को पकड़े हुए है और आनंद अभी भी कोने में बैठा है। श्रीमती शर्मा ने आनंद का कॉलर पकड़कर चिल्लाया, तुम सिंघानिया के बारे में क्या जानते हो? अभी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगी। आनंद सिसकने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह पुराने बंदरगाह के इलाके में है। मैं एक बार उससे वहां मिला था। मुझे मत मारो। श्रीमती शर्मा ने आनंद को छोड़ दिया और प्रिया की ओर मुड़ी, तुमने सुन लिया,
चलो चलते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ थीं। मैं चलती हूं। सोनू आगे आया, उसकी आवाज गहरी थी। मैडम, मुझे साथ चलने दीजिए। राजू दूसरे अंगरक्षकों के साथ यहां रहेगा। श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया, उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। ठीक है, हम इस कहानी को खत्म करते हैं। पुराने बंदरगाह के इलाके में सिंघानिया एक खाली गोदाम में खड़ा था, हाथ में फोन लिए। उसकी आवाज ठंडी थी। आनंद अभी तक नहीं मरा। तुम लोग बेकार हो। उस आदमी ने जवाब दिया। वहां अंगरक्षक था, मैं उसे नहीं मार पाया, लेकिन मैं वापस जाऊंगा। सिंघानिया गुर्राया, जरूरत नहीं। आदमी तैयार करो, श्रीमती शर्मा जल्द ही यहां आएंगी। मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। उसने फोन काट दिया और गोदाम के एक कोने में गया, एक तिरपाल खींचा। अर्जुन वहां पड़ा था, दाढ़ी, मूंछ बढ़ी हुई, एक पैर कटा हुआ। उसकी धुंधली आंखें आवाज सुनकर खुलीं। वह फुसफुसाया, कौन? कौन है सिंघानिया? ठंडा हंसा। तुम्हारी बुढ़िया मां तुम्हें बचाने आ रही है अर्जुन, लेकिन तुम सिर्फ एक चारा बनोगे। अर्जुन छटपटाया, उसकी आवाज कमजोर थी। तुम मुझे छोड़ दो। प्रिया, राजू। सिंघानिया ने अर्जुन की छाती पर लात मारी, गुर्राते हुए, चुप रहो। तुम अब तक जिंदा हो, यही बहुत है। अर्जुन गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। वह जानता था कि प्रिया और उसकी मां आ रही हैं। श्रीमती शर्मा की कार बंदरगाह के इलाके में पहुंची। वह प्रिया और सोनू बाहर निकले, हाथ में बंदूकें थीं। श्रीमती शर्मा चिल्लाईं, सिंघानिया बाहर आओ, मैं जानती हूं तुम यहीं हो। सिंघानिया की हंसी गोदाम से गूंजी। वह बाहर आया, हाथ में बंदूक लिए, उसकी आवाज ठंडी थी। श्रीमती शर्मा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, लेकिन क्या तुम अपने बेटे को चाहती हो? प्रिया चिल्लाई, अर्जुन वह जिंदा है। सिंघानिया तिरस्कार से हांसा, हां, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। बंदूकें नीचे रखो, नहीं तो वह मर जाएगा। श्रीमती शर्मा और प्रिया ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में दर्द, लेकिन दृढ़ संकल्प था। श्रीमती शर्मा गुर्राईं, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सिंघानिया जोर से हंसा, छोड़ दूंगी? तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। उसने हवा में एक गोली चलाई और गोदाम से अर्जुन को बाहर घसीटा गया। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसकी धुंधली आंखें प्रिया की ओर देख रही थीं। प्रिया चिल्लाई, अर्जुन। अर्जुन ने ऊपर देखा, उसकी आवाज कमजोर थी, प्रिया, तुम? श्रीमती शर्मा झपटीं, लेकिन सिंघानिया के आदमियों ने उन्हें रोक लिया, बंदूकें उन पर तान दीं। सिंघानिया गुर्राया, वहीं रुको, एक कदम और वह मर जाएगा। प्रिया सिसकने लगी, उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। वह चिल्लाई, उसे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। सिंघानिया ठंडा हंसा, अच्छा है, लेकिन तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तभी सोनू ने चुपके से पीछे से सिंघानिया के हाथ में गोली मारी। वह चीखा और बंदूक छोड़ दी। अर्जुन को छोड़ दिया गया। प्रिया दौड़कर उसे गले लगाने लगी, सिसकते हुए, अर्जुन तुम जिंदा हो। अर्जुन ने प्रिया को गले लगाया। उसकी आवाज कमजोर थी, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। श्रीमती शर्मा दौड़कर दोनों को गले लगाने लगीं, उनके आंसू बह रहे थे। बेटा, मैं गलत थी। सिंघानिया के आदमी झपटे, लेकिन पुलिस आ गई, सायरन की आवाज गूंज रही थी। उन्हें काबू कर लिया गया। सिंघानिया ने अपना हाथ पकड़ा और गुर्राया, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई और घसीटकर ले गई। उसकी आंखें नफरत से लाल थीं। प्रिया, अर्जुन और श्रीमती शर्मा एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। आंसू खुशी और दर्द में मिले हुए थे। वे जानते थे कि लड़ाई खत्म हो गई है। प्रिया, अर्जुन और श्रीमती शर्मा अभी भी पुलिस सायरन की गूंज के बीच एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। उनके आंसू पुनर्मिलन की खुशी और बिछड़ने के वर्षों के दर्द में मिले हुए थे। अर्जुन कमजोर रूप से प्रिया के सहारे खड़ा था। उसके कांपते हाथ उसके चेहरे को छू रहे थे।
उसकी बाएं थे के सहारे कांपते हाथ उसके चेहरे को छू रहे थे। कर्कश आवाज में, प्रिया, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें और राजू को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। प्रिया सिसक रही थी। उसे कसकर गले लगाते हुए उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मैंने हार नहीं मानी अर्जुन। मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो। श्रीमती शर्मा बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उनका हाथ अर्जुन के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। आंसू उनके कठोर चेहरे पर बह रहे थे। मैं गलत थी अर्जुन। मैंने तुम पर बहुत दबाव डाला। मैं तुम्हारी मां कहलाने के लायक नहीं हूं। अर्जुन ने अपनी मां को देखा। उसकी आंखें थकावट से धुंधली थीं, लेकिन वह फिर भी कमजोर रूप से मुस्कुराया। मां, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं बस प्रिया और राजू के साथ वापस जाना चाहता था। श्रीमती शर्मा ने सिर झुका लिया और सिसकने लगीं। उनका दिल जैसे 5 साल से दबे अपराधबोध के बोझ से मुक्त हो गया हो। सोनू पास में खड़ा था। उसकी आंखों में राहत थी। वह पुलिस की ओर मुड़ा। उसकी आवाज गहरी थी, सिंघानिया को ले जाओ, उसे भागने मत देना। पुलिस ने सिर हिलाया और सिंघानिया को कार में धकेला। वह अभी भी गुर्रा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। तुम लोग सोचते हो यह खत्म हो गया है, मैं वापस आऊंगा, लेकिन उसकी धमकियां व्यर्थ गूंज रही थीं, क्योंकि पुलिस की कार उसे ले गई उस आदमी को जिसने इतना दुख दिया था। हवेली में राजू घर से दौड़कर बाहर आया। जब उसने कार रुकते देखी, वह चिल्लाया, मां, दादी। प्रिया और श्रीमती शर्मा बाहर निकली। अर्जुन को सोनू सहारा दे रहा था। उसका दुबला पतला शरीर और कटा हुआ पैर देखकर राजू स्तब्ध रह गया। वह दौड़कर अर्जुन के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा, पापा, आप मेरे पापा हो। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। राजू को अपनी गोद में ले लिया। उसके आंसू बह रहे थे। राजू बेटा, तुम बहुत बड़े हो गए हो। पापा को माफ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। राजू ने अपने पापा को कसकर पकड़ लिया। उसकी मासूम आवाज में खुशी मिली हुई थी। पापा वापस आ गए। मैं नाराज नहीं हूं। मुझे आपकी बहुत याद आई। प्रिया बगल में खड़ी सिसक रही थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और दोनों को गले लगा लिया। छोटा सा परिवार इतने दुख के बाद आखिरकार फिर से मिल गया था। श्रीमती शर्मा देख रही थीं। उनकी आंखों में खुशी और पछतावा दोनों थे। वह आगे बढ़ीं और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। मां, अब इस परिवार को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। मां कसम खाती है। अर्जुन ने ऊपर देखा और सिर हिलाया, धन्यवाद मां। अब मैं बस प्रिया और राजू के साथ रहना चाहता हूं। श्रीमती शर्मा मुस्कुराईं। कई सालों में पहली बार उनकी मुस्कान में सच्ची गर्मी थी। आनंद अभी भी कमरे के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। पुनर्मिलन का दृश्य देखकर उसकी आंखें खोई हुई थीं। सोनू आगे आया। उसकी आवाज ठंडी थी, उठो, पुलिस तुमसे पूछताछ करने आएगी। भागने की कोशिश मत करना। आनंद कांप रहा था। आंसू बह रहे थे। मैं यह नहीं करना चाहता था। मुझे मजबूर किया गया था। श्रीमती शर्मा, मुझे माफ कर दो। श्रीमती शर्मा मुड़ी। उनकी आंखें तेज थीं। तुम्हें माफ कर दूं? तुमने लगभग मेरे बेटे को मार डाला था। तुम सोचते हो एक माफी काफी है। पुलिस तुम्हें संभालेगी, मैं दखल नहीं दूंगी। आनंद गिर पड़ा और सिसकने लगा। वह जानता था कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पुलिस अंदर आई, आनंद को हथकड़ी लगाई और उसे ले गई। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था, लेकिन उसकी चीखें व्यर्थ गूंज रही थीं, क्योंकि पुलिस की कार उसे हवेली से दूर ले गई, एक धोखेबाज की किस्मत का अंत करते हुए। अगले दिन अस्पताल में अर्जुन बिस्तर पर लेटा था। उसका कटा हुआ पैर सावधानी से पट्टी से बौंधा हुआ था। प्रिया बगल में बैठी थी। उसका हाथ कसकर पकड़े हुए राजू एक कुर्सी पर बैठा था, अपना फटा हुआ टेडी बियर पकड़े हुए। उसकी आंखें अपने माता पिता को देखकर चमक रही थीं। श्रीमती शर्मा एक छोटा सा डिब्बा लेकर अंदर आईं। उनकी आवाज कोमल थी, अर्जुन, मां तुम्हारे लिए कुछ लाई है। उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर मोतियों का हार था, वही तोहफा जो अर्जुन ने घर छोड़ने से पहले उन्हें दिया था। अर्जुन कमजोर रूप से मुस्कुराया।
माँ, आपने इसे अब तक रखा है। श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया, आंसू बह रहे थे। माँ ने इसे तुम्हें याद करने के लिए रखा था। अब यह तुम्हारा और प्रिया का है। प्रिया ने उसे ले लिया, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद माँ, अब हमें बस एक दूसरे की जरूरत है। श्रीमती शर्मा बैठ गईं। छोटे से परिवार को देखते हुए उनका दिल हल्का हो गया था, जैसे उन्होंने बरसों से दबा एक पत्थर हटा दिया हो। एक हफ्ते बाद पुराने कूड़े के ढेर पर श्रीमती शर्मा कूड़ा बीनने वालों की भीड़ के सामने खड़ी थीं। उनकी आवाज लाउड स्पीकर से गूंज रही थी। मैं कभी इस जगह को समतल करके एक कारथर रही थी, टाउनशिप बनाना चाहती थी। लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि असली कीमत पैसे में नहीं है। मैं यह केंद्र बना रही हूं, राजू सेंटर, ताकि सभी लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके। प्रिया बगल में खड़ी थी। राजू को पकड़े हुए अर्जुन व्हील चेयर पर बैठा था। उनकी आंखों में गर्व था। सुनीता, जिसका घाव अब ठीक हो गया था, बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रिया, देखा, मैंने कहा था तुम्हें श्रीमती शर्मा पर भरोसा करना चाहिए। प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया, हाँ, मैं गलत थी। अब मेरे पास सब कुछ है। भीड़ ने तालियां बजाईं, उनकी आंखों में उम्मीद थी। जो कूड़े का ढेर कभी निराशा का स्थान था, अब वह बदलाव का प्रतीक बन गया था। जेल में सिंघानिया अपनी कोठरी में बैठा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, हाथ सलाखों को कसकर पकड़े हुए थे। वह बुदबुदाया, तुम लोग इस बार जीत गए, लेकिन मैं वापस आऊंगा। लेकिन उसकी धमकियां केवल 4 दीवारों में गूंज रही थीं, कोई नहीं सुन रहा था। उसकी किस्मत तय हो चुकी थी। आनंद एक दूसरी कोठरी में सिर झुकाए हुए था। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वह फुसफुसाया, मैं गलत था। मैं तो बस जीना चाहता था। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे अपने किए की कीमत चुकानी थी। हवेली में प्रिया, अर्जुन और राजू खाने की मेज पर बैठे थे। श्रीमती शर्मा एक प्लेट में केक लेकर आईं। उनकी आवाज कोमल थी, खाओ, हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। अर्जुन मुस्कुराया और प्रिया का हाथ पकड़ा, धन्यवाद प्रिया, हार न मानने के लिए। प्रिया मुस्कुराई और राजू के बालों को सहलाया, धन्यवाद अर्जुन, जिंदा रहने के लिए। राजू ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, मैं पापा, माँ और दादी से प्यार करता हूँ। श्रीमती शर्मा बैठ गईं, उनकी आंखों में खुशी थी। वह फुसफुसाईं, माँ भी तुम सब से प्यार करती है। वे साथ में खा रहे थे। हंसी की आवाज गूंज रही थी, अतीत के अंधेरे को मिटा रही थी। पैसा और ताकत परिवार का प्यार नहीं खरीद सकते, लेकिन दृढ़ता और माफी हर घाव को भर सकती है। परिवार वह जगह है जहां हम हर तूफान के बाद वापस आते हैं, और चाहे जिंदगी कितनी भी कठोर क्यों न हो, प्यार हमेशा रास्ता दिखाने वाली रोशनी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और आगे की भावनात्मक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो जीवन, आशा और मानवता की कहानी थी। आप यह कहां से देख रहे हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश और सलामत रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे जरूर साझा करें, ताकि हम सब भी उसे पढ़ सकें।